नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कसक है, केम छो, हेलो एंड वेलकम टू गेट अकेडमी। दोस्तों कि आप जब जैसा जानते हैं आप लोगों का डिस्कशन 3 प्रॉब्लम 444 सीरीज चल रहा है मैकेनिकल ब्रांच में, जिसमें हम लोग सारे सब्जेक्ट के मिला के टोटल 444 बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं गेट 2023 को ध्यान पे रखते हुए। जैसे अभी मैं मशीन डिजाइन का लेक्चर ले रहा हूं, आज मशीन डिजाइन का DTP 444 का लेक्चर 2 है, जिसमें हम लोग डिजाइन ऑफ वेल्डेड, बोल्टेड एंड रिवेटेड जॉइंट के 10 बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सेशन को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। जैसा कि सब जानते हो मेरा नाम रामानंद बंसल, आपका आरबी सर। मैंने 2014 में गेट क्रैक किया था विथ ऑल इंडिया रैंक 70। उसके बाद मेरा सिलेक्शन IOCL, HPCL एंड बार्क में हुआ था। फाइनली मैंने IOCL ज्वाइन किया एज ऑपरेशन ऑफिसर इन हजीरा टर्मिनल सूरत। वहां 1 साल काम करने के बाद मैंने जॉब से क्विट किया और उसके बाद से ही लगातार मैं गेट इंडिया के लिए पढ़ा रहा हूँ। तब हम लोग सेशन को स्टार्ट करे हैं DTP 444 का लेक्चर 4, जिसमें हम लोग डिजाइन ऑफ बोल्टेड, वेल्टेड एंड रिवेटेड जॉइंट के 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सेशन को फटाफट शेयर कर दो। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या आ रहा है? एंगल प्लेट इज वेल्डेड टू अ स्टील प्लेट बाय मींस ऑफ फिलेट वेल्ड एज शोन इन फिगर। ए डायग्राम दिया है। द परमिसिबल शियर स्ट्रेस ऑफ द वेल्ड मटेरियल इज 100 मेगापास्कल। मतलब वेल्ड का परमिसिबल शियर स्ट्रेस दिया है, यानी टाउ पी की वैल्यू 100 मेगापास्कल। मतलब एक्चुअल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द वेल्ड या तो 100 के बराबर या उससे कम होना चाहिए। लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय 100 के बराबर ले लोगे। तो मेरे को लेंथ ऑफ द टॉप वेल्ड पूछा है। ठीक है, ठीक है, तो पहले इस डायग्राम को मैं अलग से कॉपी कर लेता हूं। ये पैरेलल फिलेट वेल्ड का क्वेश्चन है, क्योंकि जो लोड फोर्स आ रहा है, एक्स फोर्स आ रहा है, वो वेल्ड के लेंथ के पैरेलल है। और जब भी इस तरीके का पैरेलल फिलेट वेल्ड आएगा, ठीक है, और ध्यान देना ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है वो इस एक्सिस से पास हो रहा है। ध्यान देना ये क्रॉस सेक्शन ऐसा है। इसका अगर मैं टॉप पॉइंट से डिस्टेंस देखूंगा तो 120 और ये डिस्टेंस 80 है। यानी फोर्स जिस पॉइंट से पास हो रहा है, अगर ये डिस्टेंस देखोगे तो 120 और ये डिस्टेंस देखोगे तो 80 है। मतलब ये बोलूं तो ये फोर्स जो है इस प्लेट के बीचों बीच वाले एक्सिस से पास नहीं हो रहा है। इसी कारण से ये दोनों वेल्ड का जो लेंथ है ना, टॉप वेल्ड और बॉटम वेल्ड, इनका लेंथ मैं अलग लूंगा। अलग लेने का कारण क्या है? ध्यान देना, जब भी ना पैरेलल फिलेट वेल्ड का क्वेश्चन आ रहा है और फोर्स उसके पैरेलल है, तो मैं इस तरीके से कोशिश करूंगा, फोर्स इस तरीके से, वेल्ड का लेंथ में इस तरीके से लेने की कोशिश करूंगा कि ये जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है दोनों वेल्ड के कंबाइंड सेंट्रोइड से पास हो। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मैं इस तरीके से दोनों वेल्ड का लेंथ लेने की कोशिश करूंगा कि जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है दोनों वेल्ड के कंबाइंड सेंट्रोइड से पास हो। यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि दोनों वेल्ड का कंबाइंड सेंट्रोइड इस लाइन के अलोंग आना चाहिए, ये CW, जिस लाइन के अलोंग फोर्स पास हो रहा है। उसका कारण यह है कि अगर दोनों वेल्ड का कंबाइंड सेंट्रोइड इस पॉइंट से पास होगा तो अल्टीमेटली जब वेल्ड पे स्ट्रेस निकल रहा है ना, तो फोर्स को हम लोग वेल्ड के कंबाइंड सेंट्रोइड पे ट्रांसफर करते हैं। और जब वेल्ड के कंबाइंड सेंट्रोइड पे ट्रांसफर करोगे तो उसमें केवल फोर्स आएगा क्या? और फोर्स आएगा तो जो स्ट्रेस आएगा केवल फोर्स के कारण आएगा, कोई भी मूवमेंट के कारण स्ट्रेस नहीं आएगा। जब भी फोर्स के कारण स्ट्रेस आ रहा है तो उसको मैं प्राइमरी बोलूंगा, जब भी मूवमेंट के कारण स्ट्रेस आ रहा है तो सेकेंडरी बोलूंगा। तो यहां कोई भी सेकेंडरी स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा होती है। तो यहां पर दोनों वेल्ड का मैं लेंथ इस तरीके से लूंगा कि दोनों वेल्ड का कंबाइंड सेंट्रोइड इस पॉइंट से पास होना चाहिए। उसके लिए एक मैं रिलेशन बताऊंगा, उसको फॉलो करते जाओगे तो दोनों वेल्ड का कंबाइंड सेंट्रोइड इसी पॉइंट से पास होगा। और कंबाइंड सेंट्रोइड इसी पॉइंट से पास हो रहा है तो फिर मेरा वेल्ड में केवल स्ट्रेस फोर्स के कारण आएगा, कोई भी मूवमेंट के कारण स्ट्रेस नहीं आएगा। तो अगर मैं ये तो मैं इंश्योर कर ही रहा हूं कि दोनों वेल्ड का कंबाइंड सेंट्रोइड इस पॉइंट से पास होना चाहिए। ठीक है, ये डिस्टेंस टॉप वेल्ड से कितना दिया है? 120 mm में है सारा डिस्टेंस ना, और ये बॉटम वेल्ड से कितना दिया है? 80। तो अगर कंबाइंड सेंट्रोइड इस पॉइंट से पास हो रहा है तो जब मैं फोर्स को कंबाइंड सेंट्रोइड पे ट्रांसफर करूंगा, एक बार के लिए मैं फोर्स को P बोल दे रहा हूं और P की वैल्यू कितना दिया है? 300,000 न्यूटन। तो अगर फोर्स को मैं कंबाइंड सेंट्रोइड से पास हो रहा है दोनों वेल्ड के, तो वेल्ड में केवल मूवमेंट के फोर्स के कारण स्ट्रेस आएगा, मूवमेंट के कारण कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा। और ये इंश्योर करने के लिए कि दोनों वेल्ड का कंबाइंड सेंट्रोइड इस पॉइंट पे आना चाहिए, मेरे को एक रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा। सपोज टॉप वेल्ड के लेंथ को मैं L1 बोल रहा हूं, बॉटम वेल्ड के लेंथ को L2 बोल रहा हूं। टॉप वेल्ड से कंबाइंड सेंट्रोइड का जो डिस्टेंस है उसको अगर मैं Y1 बोलूं, बॉटम वेल्ड से ये जो कंबाइंड सेंट्रोइड का डिस्टेंस अगर मैं Y2 बोल रहा हूं, तो अगर मैं चाह रहा हूं कि दोनों वेल्ड का कंबाइंड सेंट्रोइड इस पॉइंट पे आना चाहिए तो मेरे को एक रिलेशन मेंटेन करने का पड़ेगा। दैट रिलेशन इज, इसको याद रख सकते हो, डायरेक्ट L1Y1 इक्वल टू L2Y2। ठीक है, और अगर मैं इस रिलेशन को मेंटेन करते हुए L1 L2 ले रहा हूं तो दोनों वेल्ड का कंबाइंड सेंट्रोइड इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे आएगा और इस पॉइंट पे आ रहा है, मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दोनों वेल्ड के कंबाइंड सेंट्रोइड से पास होगा, मतलब कोई भी मूवमेंट के कारण स्ट्रेस
नहीं आएगा, केवल फोर्स क्या, और फोर्स क्या स्ट्रेस आएगा तो केवल प्राइमरी स्ट्रेस आएगा। और फोर्स पी के तो यहां पर केवल अगर मैं इस रिलेशन को मेंटेन कर रहा हूं, इस रिलेशन को लिखोगे तो L1 Y1 कितना दिया है 120 इक्वल टू L2 Y2 कितना दिया है 80। तो यहां से L1 इन टर्म्स ऑफ L2 आ जाएगा या L2 इन टर्म्स ऑफ L1 आएगा। कितना आएगा L2 इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 80 1.5 L1। ये तो एक रिलेशन आ गया, ठीक है। और अगर मैं इस रिलेशन को मेंटेन कर रहा हूं तो केवल फोर्स के कारण स्ट्रेस आएगा, और फोर्स के कारण केवल प्राइमरी शियर स्ट्रेस आता है क्या, तो फोर्स पी के कारण केवल क्या आएगा प्राइमरी शियर, और यही टोटल स्ट्रेस हो जाएगा क्योंकि कोई भी मूवमेंट नहीं आ रहा है। और स्ट्रेस हमेशा हम लोग थ्रोट पे निकालेंगे, यानी फोर्स के कारण प्राइमरी शियर स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, हमेशा फोर्स डिवाइड बाय टोटल थ्रोट का एरिया, और यही टोटल शियर स्ट्रेस हो गया क्योंकि और कोई क्योंकि यहां पर वेल्ड पे मूवमेंट के कारण स्ट्रेस नहीं आ रहा है। तो यहां पर वेल्ड में प्राइमरी पी के कारण प्राइमरी शियर स्ट्रेस आएगा, और जिसको निकालने का फॉर्मूला होगा प्राइमरी शियर स्ट्रेस एट द थ्रोट टाउ इज इक्वल टू टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल थ्रोट का एरिया। टोटल फोर्स पी है जो न्यूटन में कितना है 300,000 न्यूटन। एक बार के लिए दोनों वेल्ड के थ्रोट को टी से डिनोट करूं तो टोटल थ्रोट का एरिया क्या होगा, वेल्ड 1 का थ्रोट का एरिया L1T, वेल्ड 2 का थ्रोट का एरिया L2T, तो टोटल थ्रोट का एरिया क्या होगा L1 प्लस L2। फोर्स के कारण हमेशा प्राइमरी शियर निकालने का यही फॉर्मूला होगा, और अभी यही टोटल शियर स्ट्रेस है क्योंकि कोई भी मूवमेंट के कारण स्ट्रेस नहीं आ रहा है। क्वेश्चन में थ्रोट दिया हुआ है कैसे, अगर साइड व्यू देखोगे तो ये जो थिकनेस है ये 14.142 mm है क्या, और फिलेट वेल्ड में इस थिकनेस को हम लोग लेग डायमेंशन बोलते हैं क्या, तो मेरे को वेल्ड का लेग दिया है या साइज ऑफ द वेल्ड दिया कितना 14.142 mm, और लेग दिया तो हम लोग थ्रोट निकाल सकते हैं। थ्रोट और लेग के बीच क्या रिलेशन है, थ्रोट इक्वल टू होता है H इक्वल टू √2, तो H की ये वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना mm आएगा 10 mm, तो मेरे को थ्रोट दिया हुआ है 10 mm, ठीक है। तो मेरे को वेल्ड का शियर स्ट्रेस आ जाएगा कितना आएगा 300,000, थ्रोट की वैल्यू कितनी है 10, ये पुट करोगे तो 300,000 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा 30,000, एक जीरो कट जाएगा ना, डिवाइड बाई L1 प्लस L2, ये आ जाएगा क्या, ये हो गया। और यही मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो जाएगा क्या, क्यों, क्योंकि और कोई सेकेंडरी शियर या सेकेंडरी मूवमेंट नहीं आ रहा है। और क्वेश्चन में टाउ की परमिसिबल वैल्यू दिया है, तो ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ के परमिसिबल वैल्यू दैट इज 100 के बराबर या उससे कम होना चाहिए। लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय इसके बराबर ले लो, और इसके बराबर लोगे तो L1 प्लस L2 आ जाएगा कितना आएगा 300 mm, ये लिमिटिंग वैल्यू आ गया। ये एक इक्वेशन हो गया, इस इक्वेशन को 2 बोल दे रहा, और ये एक इक्वेशन हो गया इक्वेशन 1, दो इक्वेशन दो अननोन L1 L2 निकल जाएगा क्या, मेरे को अभी टॉप वेल्ड का लेंथ यानी L1 निकालना है। क्या आएगा L1 प्लस L2 इक्वल टू क्या है 1.5 L1 इक्वल टू 300, तो यहाँ एक ही अननोन है क्या निकल जाएगा L1 कितना आएगा 300 डिवाइड बाई 2.5, ये कैलकुलेशन कर लेना 120 mm टॉप वेल्ड का लेंथ। बॉटम वेल्ड का पूछा तो यहाँ से निकल जाएगा, तो लिमिटिंग वैल्यू जब निकाले तो टॉप वेल्ड का लेंथ कितना आ रहा है 120 mm, ठीक है, और mm में ही पूछा है तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 120। तो ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया लेंथ ऑफ द टॉप वेल्ड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं बिना देरी किए, ठीक है, दैट इज सेकंड क्वेश्चन। ये वेल्डेड जॉइंट में एसेंट्रिक लोडिंग का क्वेश्चन है। क्या है, इन अ वेल्डेड जॉइंट एज शोन इन फिगर it is subjected to an eccentric force of 60 kilonewton in the plane of weld. The permissible shear stress of the weld material is 100 newton. Again permissible shear stress दिया है, मतलब हम लोग ओवरऑल मैक्सिमम shear stress का एक्सप्रेशन निकालेंगे, वो या तो 100 के बराबर या उससे कम होना चाहिए, तो जो भी अननोन मेरे को निकालने बोला है निकल जाएगा। एज्यूम स्टैटिक कंडीशन, साइज ऑफ द वेल्ड पूछा है, साइज ऑफ द वेल्ड मतलब लेग निकालना है, तो थ्रोट निकल गया तो लेग भी निकल जाएगा। क्लियर पॉइंट। इसके लिए मैं डायग्राम को पहले अलग से कॉपी कर लेता हूं, और यहां पर इस लोड को ट्रांसफर करोगे दोनों वेल्ड के कंबाइंड सेंट्रोइड पे। सबसे पहले इस फोर्स को ट्रांसफर करो दोनों वेल्ड के कंबाइंड सेंट्रोइड पे, ठीक है। तो पहले तो मैं इस फोर्स को P बोल दे रहा हूं, और न्यूटन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा P 60,000 न्यूटन। इस फोर्स P को दोनों वेल्ड, एक बार के लिए मान लो ये दोनों वेल्ड का कंबाइंड सेंट्रोइड है, ठीक है, इसका एग्जैक्ट डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, और दोनों वेल्ड के कंबाइंड सेंट्रोइड से इस फोर्स P के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को एक बार के लिए मैं E डिनोट कर रहा हूं, E को हम लोग एसेंट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। तो अगर इस फोर्स को दोनों वेल्ड के कंबाइंड सेंट्रोइड पर ट्रांसफर करोगे तो एक ऐसा फोर्स आएगा P, और एक ऐसा मोमेंट आएगा क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में P इंटू E, ठीक है। तो अभी दोनों वेल्ड के कंबाइंड सेंट्रोइड में फोर्स भी आ रहा है P, और एक मोमेंट भी आ रहा है P इंटू E। फोर्स P के कारण वेल्ड में प्राइमरी शियर स्ट्रेस आएगा, प्राइमरी शियर स्ट्रेस हर एक पॉइंट पे बराबर होगा, उसको निकालने का फॉर्मूला होगा फोर्स P डिवाइड बाय टोटल थ्रोट का एरिया। बट यहां अगर मोमेंट P इंटू E को देखोगे ना, तो मैं स्ट्रेस वेल्ड पे निकाल रहा हूं ना, तो मोमेंट P इंटू E अगर वेल्ड के सेक्शन के देखोगे, ये वेल्ड का सेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट आ रहा है, क्योंकि इस वेल्ड का अलोंग एक्सिस ये होगा, मान लो इसको x बोला है, एक अलोंग एक्सिस ये y, और वेल्ड का परपेंडिकुलर एक्सिस z है क्या,
तो ये मोमेंट P इंटू ई वेल्ड के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट आ रहा है, तो इस कारण ये वेल्ड के लिए कौन सा मूवमेंट का काम करेगा, टॉर्सनल मूवमेंट का। और ये टॉर्सनल मूवमेंट का काम करेगा तो इसके कारण वेल्ड में कौन सा स्ट्रेस आएगा, सेकेंडरी शियर। और सेकेंडरी शियर को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, T अपॉन J इंटू स्मॉल आर, जहां T ये टॉर्सनल मूवमेंट है और J पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं ना, इस दोनों वेल्ड का कंबाइंड सेंट्रोइड का एग्जैक्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं ताकि ये E का वैल्यू पता चले। और दूसरा, दोनों वेल्ड का कंबाइंड पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बट सेंट्रोइड निकाल लेते हैं, क्योंकि टॉर्सन मूवमेंट के कारण सेकेंडरी शियर आएगा, और सेकेंडरी शियर निकालने के लिए पहले तो मेरे को J का जरूरत पड़ेगा क्या, तो पहले इस वेल्ड को डायग्राम को अलग बना के पहले सेंट्रोइड और पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग से निकाल लेते हैं, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों वेल्ड का लेंथ कितना दिया, 50 mm, और ये सिमेट्रिक है। तो पहले दोनों वेल्ड का कंबाइंड सेंट्रोइड लोकेट कर लेते हैं और पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइड निकाल लेते हैं। ये कितना है 50, ये भी कितना है 50। डिस्टेंस लेते समय वेल्ड को एज ए लाइन ट्रीट करोगे, बाकी वेल्ड का थिकनेस कितना है, थ्रोट के, जब भी वेल्ड का बात करो तो थिकनेस थ्रोट के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, टोटल इस वेल्ड को मैं वेल्ड 1 बोल दे रहा हूं, इस वेल्ड को वेल्ड 2 बोल दे रहा हूं। ठीक है, पहले पूरे वेल्ड का कंबाइंड सेंट्रोइड लोकेट करोगे तो ये क्या है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है क्या, हाँ सर। ठीक है, और दोनों वेल्ड के बीच का ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना दिया है, 150। ये क्वेश्चन में दिया होगा ना, ये टाइपिंग में छूट गया है, ये डिस्टेंस 100 mm है, ये कर लेना तुम लोग। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दिस डिस्टेंस इज 100 mm, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, आई एम सेइंग मींस इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये डिस्टेंस 100 mm है। ठीक है, ठीक है, सारा डिस्टेंस mm है, मैं बार बार mm नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर मैं इस ऊपर वाले वेल्ड को वेल्ड 1 बोला, नीचे वाले वेल्ड को वेल्ड 2, तो अगर टोटल थ्रोट का एरिया निकालोगे तो कितना आएगा, क्योंकि प्राइमरी शेयर के लिए उसका जरूरत पड़ेगा। तो वेल्ड 1 का एरिया 50t, थ्रोट को t माना हूं, वेल्ड 2 का एरिया भी 50t, तो दोनों को जोड़ दो तो टोटल वेल्ड का एरिया कितना आ जाएगा थ्रोट का, 100t mm²। ठीक है, अगला, दोनों वेल्ड का कंबाइंड सेंट्रोइड, क्या ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है क्या, हाँ सर। तो बीचों बीच एक्स एक्सिस बनाओगे तो ये सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस होगा, और ये सिमेट्रिक है तो ये टोटल 100 है, तो ये इंडिविजुअल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 50, ये डिस्टेंस भी कितना होगा 50। क्या ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है क्या, हाँ सर। तो बीचों बीच वाई एक्सिस बनाओगे, ये सेंट्रोइडल वाई एक्सिस होगा क्या, और ये सेंट्रोइडल वाई एक्सिस, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 25। तो दोनों एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेगा, ये दोनों वेल्ड का कंबाइंड सेंट्रोइड हो गया। क्लियर, किसी भी दिक्कत। और ये बीचों बीच आ रहा है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 50 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 25, और ये डिस्टेंस क्वेश्चन में 150 दिया है। तो दोनों वेल्ड के कंबाइंड सेंट्रोइड से इस फोर्स P का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, जिसको मैं E बोला हूं, ये कितना आएगा 150 प्लस 25, यानी कितना 175 mm, यानी एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 175 mm है। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो पहले पोलर मोमेंट इनर्शिया निकालने के लिए ना दोनों वेल्ड का इंडिविजुअल सेंट्रोइड लोकेट कर लो। वेल्ड 1 का सेंट्रोइड इसके बीचों बीच आएगा, इसको C1 बोल दे रहा हूं, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 25 पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। वेल्ड 2 का सेंट्रोइड इसके बीचों बीच आएगा, इसको C2 बोल दे रहा हूं, और ये डिस्टेंस भी कितना होगा 25। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, मैं पहले निकाल लेता हूं वेल्ड 1 का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दोनों वेल्ड के कंबाइंड सेंट्रोइड यानी CW के अबाउट। और वो कैसे निकालोगे, उसके लिए मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करूंगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या करूंगा, पहले मैं वेल्ड 1 का पोलर मोमेंट इनर्शिया निकालूंगा, उसके सेंट्रोइड यानी C1 के अबाउट, उसको मैं JC1 बोल दे रहा हूं, बट ये तो उसके सेंट्रोइड के अबाउट निकला, तो CW के बाद निकालने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करोगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या करेंगे, पहले तो जिसका भी निकालो उसका पहले उसके सेंट्रोइड के अबाउट निकालो, ये C1 निकल गया, प्लस उस वेल्ड का एरिया यानी A1 एरिया ऑफ थ्रोट इंटू वेल्ड 1 का सेंट्रोइड यानी C1, और जिसके बाद निकालना है, निकालना CW के बाद, उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, उसको एक बार के लिए R1 डैश बोल दे रहा हूं, तो इसका स्क्वायर। जैसे क्या हो जाएगा, वेल्ड 1 का उसके सेंट्रोइड के अबाउट, किस वेल्ड को हम लोग रेक्टेंगल के जैसा ट्रीट कर रहे हैं, जिसका लेंथ अभी 50 और हाइट थ्रोट है। ठीक है, तो अगर मैं इसका पोलर मोमेंट से कैसे निकालते हैं, सेंट्रोइड के अबाउट, सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस का निकालो, सेंट्रोइडल वाई एक्सिस का, दोनों को जोड़ लो। तो अगर मैं इसका सेंट्रोइडल एक्स स्क्वायर निकालूंगा तो BH3/12, जहां B 50 होगा और H थ्रोट के बराबर होगा। वाई एक्स स्क्वायर निकालूंगा तो HB3/12 हो जाएगा क्या, और H थ्रोट के बराबर होगा और विथ 50 के बराबर होगा क्या। तो अगर पहले तो मैं इसके सेंट्रोइड के बाद निकालूंगा तो कैसे निकालो, पहले सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस स्क्वायर निकालोगे तो उसके पैरेलल डायमेंशन में 50 आ रहा है, तो ये क्या होगा 50 इंटू T³ का इंटू डिवाइड बाई 12, प्लस सेंट्रोइडल वाई एक्सिस स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा T इंटू 50³ डिवाइड बाई 12, प्लस ये तो हो गया वेल्ड 1 का उसके सेंट्रोइड के अबाउट। अब CW के बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम करोगे तो प्लस वेल्ड 1 का एरिया जो कितना है 50 इंटू T इंटू वेल्ड 1 का सेंट्रोइड यानी C1, और जिसके बाद निकालना है दैट इज CW, उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, और इनके बीच का डिस्टेंस इतना है क्या, ये कितना है 50, तो इंटू 50 का स्क्वायर,
ये आ जाएगा वेल्ड 1 का मोलर मोमेंट उसके पूरे के सेंट्रोइड यानी CW के अबाउट। क्लियर पॉइंट। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, चूंकि थ्रोट बहुत कम होगा तो इस टी क्यूब वाले टर्म को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट। तो अगर मैं इस टर्म को नेगलेक्ट कर दूंगा तो वेल्ड 1 का पोलर मोमेंट पूरे के सेंट्रोइड के अबाउट कितना आ रहा है, ये कैलकुलेशन है, चेक कर लेना। 50 का क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस 50 इंटू 50 स्क्वायर, इट इज कमिंग, कैलकुलेशन चेक कर लेना, 135416.667 mm टू द पावर 4, कैलकुलेशन चेक कर लेना। ठीक है। अच्छा, ये वेल्ड 1 का पूरे के सेंट्रोइड क्या आ गया। वैसे वेल्ड 2 का पूरे के सेंट्रोइड क्या निकालोगे तो देख सकते हो वेल्ड 1 और वेल्ड 2 सिमेट्रिक है क्या, और चूंकि वेल्ड 1 और 2 सिमेट्रिक है तो वेल्ड 2 का भी पूरे के सेंट्रोइड के वर्ड निकालोगे तो सेम वैल्यू आएगा क्या, दोबारा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। तो टोटल जे क्या आ जाएगा, वेल्ड 1 का पूरे के सेंट्रोइड के अबाउट प्लस वेल्ड 2 का पूरे के सेंट्रोइड के अबाउट, दोनों को जोड़ दोगे तो पूरे इस वेल्ड सेक्शन का पोलर मोमेंट आ जाएगा, क्योंकि टॉर्सन मोमेंट आ रहा है इसलिए मेरे को ये निकालना पडेगा। और ये कितना आ रहा है तो इसका डबल ही हो जाएगा इनडायरेक्टली, ये आ रहा है 270, यहाँ इंटू टी भी आएगा ना, थ्रोट छूट गया था, 270,833.333 इंटू टी mm टू द पावर 4। तो ये पूरे वेल्ड सेक्शन का पोलर मोमेंट आ गया। तो अगर तुम लोग जे निकालिए, एरिया ऑफ थ्रोट निकालिए, सेंट्रोइड लोकेट कर लिए, तो ये कैलकुलेशन बस ये कैलकुलेट करने के लिए था। फाइनल डायग्राम में केवल CW दिखाना और एरिया ऑफ थ्रोट और जे की वैल्यू कितनी है वो देखना। तो अगर मैं इसका फाइनल डायग्राम बनाऊं दोनों वेल्ड का, तो ये वेल्ड 1 इसका लेंथ 50, सारा डिस्टेंस mm में है, ये वेल्ड 2 इसका लेंथ 50, ये कितना है 100, पूरे का कंबाइंड सेंट्रोइड बीचों बीच आ रहा है, ये डिस्टेंस कितना है 50। ठीक है, ये आ गया। और एरिया ऑफ थ्रोट कितना है 100t, और जे कितना है, पूरे का पोलर मोमेंट है अबाउट सेंट्रोइड, पूरे का पोलर मोमेंट है अबाउट सेंट्रोइड, ये अलग से कैलकुलेट कर लो, पुट कर दो, मतलब सॉरी लिख लो। बस फाइनल डायग्राम में मेरे को अब इतने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है। और जो ये फोर्स P है उसको सेंट्रोइड में ट्रांसफर किया तो एक फोर्स आ रहा है P नीचे की तरफ और एक मोमेंट आ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में P इंटू E, जहां P 60,000 और E 175 mm है। तो यहाँ एक ऐसा फोर्स आ रहा है P नीचे की तरफ और एक ऐसा मोमेंट आ रहा है P इंटू E। ठीक है। P की वैल्यू कितनी है 60,000 न्यूटन और P इंटू E कितना है 60,000 इंटू फोर्स को न्यूटन में, डायमेंशन को mm में, इंटू 175, और ये किस में आएगा न्यूटन mm, और ये वेल्ड के लिए कौन से मूवमेंट का काम करेगा, टॉर्सन मूवमेंट। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को इसको डिजाइन करना है, तो डिजाइन कैसे करोगे ना, तो डिजाइन करने के लिए सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट पता करोगे, और क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां का रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस सबसे ज्यादा आएगा। और रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस कैसे निकालोगे, फोर्स P के कारण प्राइमरी शियर आएगा, प्राइमरी शियर निकालने का हमेशा फॉर्मूला आता है फोर्स P डिवाइड बाई एरिया ऑफ थ्रोट, और उसका डायरेक्शन P नीचे है ना तो ऊपर ड्रॉ करोगे, मतलब अपोजिट। फोर्स P इंटू E के कारण सेकेंडरी शियर या टॉर्सन शियर आएगा, जिसको निकालने का फॉर्मूला है T अपॉन J इंटू स्मॉल r, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा कहां पर होगी, जहां का R सबसे ज्यादा है। ठीक है, वहां का सेकेंडरी शेयर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, और R वो जो सेंट्रोइड से फारदेस्ट पॉइंट पे वहां का सबसे ज्यादा होगा क्या। ठीक है, और सेकेंडरी शेयर का डायरेक्शन कैसे निकालोगे, जिस पॉइंट का सेकेंडरी शेयर ड्रॉ करो उसको सेंट्रोइड से मिलाओ, उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर में ऐसा एरो लोगे, अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज है, यहाँ क्लॉकवाइज है तो परपेंडिकुलर ऐसा एरो लोगे कि उसका इफेक्ट सेंट्रोइड के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज है, और जहां प्राइमरी और सेकेंडरी का रिजल्टेंट सबसे ज्यादा होगा वो क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो मैं क्रिटिकल पॉइंट पता करने का तरीका बता रहा हूं। उसके लिए क्या करो, जब भी इस टाइप का सेक्शन आएगा ना तो सेंट्रोइड से चारों तरफ का फारदेस्ट पॉइंट लो। इस तरफ का फारदेस्ट पॉइंट ये है, इस तरफ का फारदेस्ट पॉइंट ये है, इसको मैं A बोल दे रहा हूं, इसको मैं B बोल दे रहा हूं। इस तरफ का फारदेस्ट पॉइंट ये है, इसको C बोल दे रहा हूं, इसको D बोल दे रहा हूं। इन चारों पॉइंट का अगर सेंट्रोइड से रेडियल डिस्टेंस देखोगे तो इस पॉइंट का सेंट्रोइड से रेडियल डिस्टेंस RA कितना आएगा, ये डिस्टेंस 50 है और ये डिस्टेंस कितना है 25, तो RA कितना आएगा √50 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। ये कैलकुलेट करोगे तो ये आ रहा है √50 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर, यह आएगा 55.9017 mm। फारदेस्ट पॉइंट का R निकाल लेना। लेकिन अभी सिमेट्रिक से अगर तुम लोग RB भी निकालोगे ना, RB ये डिस्टेंस होगा, तो सिमेट्रिक से बोल सकते हो RB, RC, पॉइंट C का सेंट्रोइड से रेडियल डिस्टेंस, और RD, इन चारों की वैल्यू क्या आएगी, सेम कैलकुलेट करके देख लेना। तो RB भी इतना ही आएगा, RC भी इतना ही आएगा, RD भी इतना ही आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करो ना, इन चारों पॉइंट का पहले प्राइमरी और R निकालने का प्राइमरी और सेकेंडरी शेयर को ड्रॉ करो, पहले डायरेक्शन ड्रॉ करो, वैल्यू सबका नहीं निकालना है, वैल्यू केवल क्रिटिकल पॉइंट का निकालेंगे। तो प्राइमरी शेयर स्ट्रेस कैसे ड्रॉ करोगे ना, तो फोर्स P के कारण जो आ रहा है वो प्राइमरी शेयर स्ट्रेस, प्राइमरी शेयर स्ट्रेस के लिए मैं टाउ डैश लिखूंगा, जैसे पॉइंट A का प्राइमरी शेयर स्ट्रेस टाउ A डैश, पॉइंट B का टाउ B डैश, भले सब पॉइंट का प्राइमरी शेयर बराबर होता है अलग बात है।
सेकेंडरी शेयर के लिए मैं नोटेशन टाउ डबल डैश लूंगा, जैसे पॉइंट ए का प्राइम सेकेंडरी शेयर स्ट्रेस टाउ ए डबल डैश हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ड्रॉ करता हूं। प्राइमरी शेयर पहले ड्रॉ कर लो, फोर्स पी नीचे है तो प्राइमरी शेयर उसके अपोजिट यानी किधर ड्रॉ कर लो, ऊपर। तो ये पॉइंट ए का प्राइमरी शेयर टाउ ए डैश, ये पॉइंट बी का प्राइमरी शेयर स्ट्रेस टाउ बी डैश, ये पॉइंट सी का प्राइमरी शेयर स्ट्रेस टाउ सी डैश, और ये पॉइंट डी का प्राइमरी शेयर दैट इज टाउ डी डैश। ये हो गया। दूसरा ड्रॉ करो सेकेंडरी शेयर। सेकेंडरी शेयर कैसे ड्रॉ करोगे, जैसे पॉइंट ए का ड्रॉ करा उसको टाउ ए डबल डैश बोलूंगा, तो पॉइंट ए को उसके सेंट्रोइड से मिलाओ, ये लाइन बनेगा। इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ऐसा बनेगा। इस लाइन पे सेकेंडरी शेयर आएगा, बट इस लाइन पे एरो कैसा लोगे, ऐसा रो। फोर्स मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, तो इस लाइन पे ऐसा रो लो कि उसका इफेक्ट सेंट्रोइड के बाद एंटी क्लॉकवाइज है, उसके लिए इधर एरो लेना पड़ेगा क्या। तो ये पॉइंट ए का सेकेंडरी शेयर स्ट्रेस हो गया। जैसे ही ये ड्रॉ कर लिए ना, तो प्राइमरी शेयर और सेकेंडरी शेयर के बीच का छोटा एंगल देखना, बस ये हो गया। ये दोनों वेक्टर को ऐसा ड्रॉ करोगे ना कि दोनों का टेल एक दूसरे से मिले। दोनों का टेल एक दूसरे से मिल रहा है क्या, अगर दोनों का टेल एक दूसरे से मिल रहा है तो इनके बीच का छोटा एंगल देखो, क्योंकि रिजल्टेंट, इनका रिजल्टेंट शेयर मेरे को देखना है ना, रिजल्टेंट शेयर इस एंगल पे भी डिपेंड करेगा, और एंगल जितना कम होता है रिजल्टेंट उतना ज्यादा होता है, जो छोटा एंगल है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो इसको मैं थीटा ही बोलता रहा। ये जो भी आएगा 90 से कम आएगा, ये देख के बता सकते हो क्या। हाँ सर। वैसे पॉइंट बी का इसको सेंट्रोइड से मिला है, उसका परपेंडिकुलर ऐसा बनेगा। अब इस लाइन पे ऐसा रो कि उसका इफेक्ट सेंट्रोइड का एंटी क्लॉकवाइज जो, उसके लिए इधर लेना पड़ेगा क्या, टाउ बी डबल डैश। अब इनके बीच का छोटा एंगल देखो, ये होगा, इसको थीटा बी। ये जो भी है 90 से ज्यादा होगा क्या। हाँ सर, एंगल को देखना प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का ड्रॉ करने के बाद। ठीक है, पॉइंट सी को सेंट्रोइड से मिला, उसका परपेंडिकुलर ऐसा बनेगा। अब इस लाइन पे ऐसा हो कि उसका इफेक्ट सेंट्रोइड का एंटी क्लॉकवाइज हो, उसके लिए इधर लेना पड़ेगा। ये पॉइंट सी का सेकेंडरी शेयर टाउ सी डबल डैश, और इनके बीच का एंगल ये बनेगा, ये थीटा सी, जो भी है 90 से ज्यादा है। पॉइंट डी को सेंट्रोइड से मिला, उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ऐसा बनेगा। ठीक है, अब इस लाइन पे ऐसे रखो, इसका इफेक्ट सेंट्रोइड का एंटी क्लॉकवाइज उसके इधर लेना पड़ेगा, ये टाउ डी डबल डैश। अगेन दोनों का टेल एक दूसरे से मिल रहा है, तब इनके बीच का छोटा एंगल, ये एंगल को क्या बोल रहा हूं, थीटा डी। क्लियर है। अब यहां सिमेट्रिक से बिना कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी, बट अभी बस सिमेट्रिक से बता सकते हो कि थीटा ए थीटा डी सेम आएगा, और वो जो भी आएगा वो 90 से कम है। थीटा बी थीटा सी सेम आएगा, बट वो जो भी आएगा 90 से ज्यादा, वो डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट वो होगा जहां का रिजल्टेंट शेयर सबसे ज्यादा है। अब रिजल्टेंट शेयर कहां का ज्यादा आएगा, उसके लिए दो चीज देखोगे। प्राइमरी शेयर तो सब जगह का बराबर है, लेकिन सेकेंडरी शेयर सब जगह का अलग हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आर पे। तो पहले देखो इन चारों पॉइंट में आर सबसे ज्यादा कहां का है, क्योंकि जहां का आर ज्यादा होगा वहां का रिजल्टेंट ज्यादा होगा सेकेंडरी की वैल्यू के कारण। लेकिन साथ में मैं प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का एंगल देखूंगा, और प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का एंगल जहां कम होता है, अगर एंगल कम है तो रिजल्टेंट ज्यादा आता है क्या, तो जिधर थीटा कम है, थीटा क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी को एक साथ ड्रॉ करो, सच कि दोनों का टेल एक दूसरे से मिले, तब उनके बीच का छोटा एंगल, और जिधर का थीटा कम होगा उधर का भी रिजल्टेंट ज्यादा होगा क्या, और वो पॉइंट जहां का आर सबसे ज्यादा है एंड थीटा सबसे कम है, वो ओवरऑल क्रिटिकल पॉइंट होगा क्या। तो यहां क्रिटिकल पॉइंट कैसे पता करोगे, सबसे पहले देखो किन किन पॉइंट्स का आर सबसे ज्यादा है। तो आर ए बी सी डी चारों पॉइंट का बराबर है क्या, तो आर के हिसाब से चारों इक्वली क्रिटिकल है, क्योंकि चारों पॉइंट का बराबर है और सबसे ज्यादा है। अगला थीटा के हिसाब से देखोगे कहां कहां का थीटा कम है, तो थीटा ध्यान देना, ए और डी का 90 से कम है, बी और सी का 90 से ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है ए और डी का तो बी और सी से कम आएगा, और ए और डी का बराबर है तो दोनों मिनिमम हो गया क्या। तो थीटा के हिसाब से कहां कहां का थीटा कम है, ए का या डी का, और दोनों इक्वली है क्योंकि दोनों का थीटा कम है और बराबर है। तो वो पॉइंट जहां का आर भी सबसे ज्यादा और थीटा भी सबसे कम है, मतलब जो दोनों में कॉमन है, वो कौन सा पॉइंट है, ए और डी। तो ओवरऑल क्रिटिकल पॉइंट या तो मेरा ए होगा किसी भी मतलब क्रिटिकल पॉइंट, या डी, दोनों इक्वली क्रिटिकल है क्योंकि ए और डी का आर सबसे ज्यादा मैक्सिमम एंड थीटा सबसे कम। तो जब रिजल्टेंट निकालोगे तो या तो ए का निकालो या डी का, और ए या डी का कहीं का भी निकालो, उसका रिजल्टेंट शेयर वो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगा। तो हम लोग कहां का निकाल लेते हैं, पॉइंट ए का। तो पहले पॉइंट ए का प्राइमरी शेयर स्ट्रेस, वो मैं बोल रहा हूं टाउ ए डैश, प्राइमरी किसके कारण आएगा, पी के कारण, प्राइमरी शेयर। ठीक है, और पी के कारण हर पॉइंट में शेयर बराबर आता है, तो पॉइंट ए पे भी उतना ही आएगा, और उसको निकालने का तरीका क्या होता है, फोर्स पी डिवाइड बाय टोटल एरिया ऑफ थ्रोट। फोर्स पी कितना है, 60,000 न्यूटन, टोटल एरिया ऑफ थ्रोट कितना है, 100 टी। तो ये पॉइंट ए का प्राइमरी शेयर स्ट्रेस आ जाएगा, टाउ ए डैश कितना आएगा, 60,000 डिवाइड बाई 100, इट इज कमिंग 600 डिवाइड बाई थ्रोट न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगला पॉइंट ए का सेकेंडरी शेयर स्ट्रेस निकालूंगा, जो किसके कारण आ रहा है, मूवमेंट P इंटू ई, दैट इज दिस टॉर्सन मूवमेंट के कारण, और वो निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, उसको टाउ ए डबल डैश बोलूं तो T अपॉन जे इंटू पॉइंट ए का सेंट्रोइड से रेडियल डिस्टेंस, T टॉर्सन मूवमेंट है जो P इंटू ई है, P कितना है 60,000 और E 175 mm है क्या, J पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइड पूरे का वो निकाल चुका हूं क्या, J की वैल्यू कितनी है, ये
ये जे हो गया क्या 270,833.33 टी इंटू पॉइंट ए का सेंट्रोइड से रेडियल डिस्टेंस, वो भी निकाल चुके हो क्या। पॉइंट ए का सेंट्रोइड से रेडियल डिस्टेंस कितना है 59.9017, तो ये क्या आ जाएगा पॉइंट ए का सेकेंडरी शियर स्ट्रेस आ जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट का कितना आएगा 60,000 इंटू 175 डिवाइड बाई 270,833.33 इंटू 59.9017, इट इज कमिंग 2322.343 डिवाइड बाई 3 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो अब मेरे को क्या निकालना पड़ेगा पॉइंट ए का रिजल्टेंट शेयर। रिजल्टेंट शेयर के लिए मेरे को प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का छोटा वाला एंगल, मतलब छोटा वाला एंगल निकालो, ठीक है। और प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच के छोटे वाले एंगल को मैं थीटा ए से डिनोट किया हूं, वो कैसे निकाल सकते हो, उसके लिए पहले ये एंगल निकालो। ये एंगल क्या होगा, इसको एक बार के लिए अल्फा बोलूं तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 90 है तो परपेंडिकुलर जो 50 अपॉन बेस, ये डिस्टेंस 25 है ना, तो tan अल्फा क्या होगा परपेंडिकुलर विच इज 50 डिवाइड बाई बेस विच इज 25, तो यहां से क्या निकल जाएगा अल्फा। अल्फा कितना आ रहा है tan इनवर्स 50 डिवाइड बाई 25, इट इज कमिंग 63.435 डिग्री। अच्छा अगर ये एंगल अल्फा है ना तो थीटा ए भी अल्फा के बराबर रहेगा। कैसा, दो लाइन के बीच का एंगल छोटा एंगल थीटा, तो उनके परपेंडिकुलर के बीच का भी छोटा एंगल थीटा होगा क्या, तो ये हॉरिजॉन्टल है और ये उसका परपेंडिकुलर वर्टिकल, और ये टाउ ए डबल डैश इसका परपेंडिकुलर है क्या, तो इनके बीच का अल्फा, तो इनके परपेंडिकुलर के बीच का भी एंगल अल्फा, तो थीटा ए किसके बराबर आएगा अल्फा, तो यहाँ थीटा ए कितना आ गया 63.435 डिग्री। जैसे ये निकल गया ना तो पॉइंट ए का रिजल्टेंट के लिए एक बार के लिए प्राइमरी शेयर और सेकेंडरी शेयर को यहां पर ड्रॉ करके दिखा दो पॉइंट ए का, ठीक है। कितना है प्राइमरी शेयर पॉइंट ए का ऊपर की तरफ 600 डिवाइड बाई टी, ये टाउ ए डैश हो गया। सेकेंडरी शेयर इधर कहीं आ रहा है, ये टाउ ए डबल डैश, इसकी वैल्यू कितनी है 2322.343, और इनके बीच का एंगल थीटा ए, और थीटा के ए की वैल्यू कितनी है 63.435। अब ये रिजल्टेंट शेयर निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला तारो याद रख सकते हो। रिजल्टेंट दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल पता है, दोनों का टेल एक दूसरे से मिल रहा है, तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, उस रिजल्टेंट शेयर को पॉइंट ए का टाउ ए बोल दे रहा हूं, और यही मैक्सिमम शेयर होगा क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट है, और ये फॉर्मूला होगा रूट ओवर टाउ ए डैश का स्क्वायर प्लस टाउ ए डबल डैश का स्क्वायर प्लस तीनों तरफ प्लस आएगा 2 टाउ ए डैश टाउ ए डबल डैश कॉस, इनके बीच का जो छोटा एंगल है एक है उसका कॉस, छोटा एंगल मतलब दोनों का टेल एक दूसरे से मिल रहा है तब उनके बीच का जो छोटा एंगल आएगा उसका कॉस, ठीक है। अब यहां टाउ ए डैश टाउ ए डबल डैश पुट करोगे और नीचे थ्रोट टी आ रहा है, तो 1 अपॉन टी का स्क्वायर हर तरफ आएगा, रूट के बाहर लोगे तो 1 अपॉन टी तो आ ही जाएगा। अब ये पुट करके सिंप्लीफाई कर लेना, तो ये कितना आएगा 600 स्क्वायर प्लस 2322.343 स्क्वायर प्लस 2 इंटू टाउ ए डैश यानी 600 डबल डैश यानी 2322.343 इंटू कॉस, इनके बीच का छोटा एंगल 63.435, देन इसका स्क्वायर रूट, इट इज कमिंग 2645.671 अपॉन टी, और ये क्रिटिकल पॉइंट का रिजल्टेंट शेयर आया है, तो यही क्या होगा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। क्लियर पॉइंट। और जैसे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आ गया, मेरे को क्या पता है ओवरऑल मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टाउ की परमिसिबल वैल्यू के बराबर या उससे कम होना चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय इसके बराबर ले लोगे, और ओवरऑल मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना है 2645.671 डिवाइड बाई टी लेस देन इक्वल टू टाउ का परमिसिबल वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 100, तो यहां से टी की लिमिटिंग वैल्यू कितना आ जाएगा डिवाइड बाई 100, इट इज कमिंग 26.457 mm, और एक्चुअल थ्रोट या तो इतना या इससे ज्यादा होना चाहिए, तो लिमिटिंग वैल्यू इतना आ गया। अब मेरे को क्वेश्चन में साइज ऑफ द वेल्ड यानी लेग पूछा है क्या, तो मेरे को पता है थ्रोट इक्वल टू क्या होता है h बाई √2, तो h क्या आ जाएगा थ्रोट इंटू √2, और थ्रोट निकाल चुके हो तो h निकल जाएगा क्या इतना इंटू √2, इट इज कमिंग 37.415 mm, ठीक है। तो साइज ऑफ द वेल्ड कितना आ रहा है 37.415 mm, ठीक है। $37.415 mm, ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ये भी एसेंट्रिक लोडिंग का वेल्डेड जोन में क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या रहा है, अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बार इज वेल्ड टू अ सपोर्ट बाय मींस ऑफ फिलेट वेल्ड एज शोन इन फिगर, परमिसिबल शियर स्ट्रेस ऑफ द वेल्ड मटेरियल टाउ पी दिया है,
यानी अगेन ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालोगे वो 100 के बराबर या उससे कम होना चाहिए, तो लिमिटिंग वैल्यू। और क्वेश्चन में ध्यान देना थ्रोट ही पूछा है इस बार, केवल थ्रोट पूछा, तो थ्रोट जो आएगा वो पुट कर देना, ठीक है। इसको डायग्राम को अलग से बना ले रहा हूं। ध्यान देना इस फोर्स को मैं P बोल रहा हूं, P की वैल्यू कितनी है 20,000 न्यूटन। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका कितना है E की वैल्यू कितनी है 500 mm। इसको एसेंट्रिसिटी, जब भी इस तरीके का एसेंट्रिक लोडिंग वेल्डेड जॉइंट का आएगा ना, तो इसको मैं क्या करूंगा, इनके जब कंबाइन सेंट्रोइड पे ट्रांसफर करोगे, या यहां पर आएगा सेंट्रोइड कहीं, लेकिन इसी को जब साइड व्यू में दिखाओगे ना, तो जब इसको साइड व्यू में दिखाओगे ना, मान लो ये मेरा कौन सा एक्सिस है, वेल्ड के अलोंग एक्सिस को मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलूंगा, तो ये वेल्ड का लेंथ का सेक्शन है, तो वेल्ड का इधर जो अलोंग एक्सिस है उसको मैं सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस बोल दे रहा हूं, ऐसे जो एक्सिस है उसको मैं सेंट्रोइडल वाई एक्सिस बोल दे रहा हूं, ठीक है। और जो वेल्ड का परपेंडिकुलर एक्सिस है जेड, तो इस डायग्राम में ये एक्सिस जेड होगा क्या, क्योंकि ये साइड व्यू है ना, और ये एक्सिस एक्स एक्सिस होगा क्या, जो इस डायग्राम में सामने से पॉइंट दिख रहा है, और ये एक्सिस वाई एक्सिस होगा। तो एक तरह से इस फोर्स पी को ना मैं इसके सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस में ट्रांसफर कर रहा हूं, क्या अबाउट। तो जब यहां ट्रांसफर करोगे ना, तो एक ऐसा आएगा फोर्स पी और एक ऐसा मोमेंट आएगा P इंटू ई। तो ये जो फोर्स है वो तो ठीक है नीचे की तरफ लग रहा है, बट ये मोमेंट है P इंटू ए, ये किस एक्सिस का हटा रहा है, ये सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस के हटा रहा है क्या, और सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस वेल्ड का अलोंग एक्सिस है, क्योंकि साइड व्यू में देखो ये मोमेंट P इंटू ई ऐसा आ रहा है इस एक्सिस का। अब इसको साइड व्यू में बनाओगे तो ऐसा आएगा क्या, ये मेरा सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस है। तो जो मेरा फोर्स है वो तो ठीक है नीचे की तरफ आ रहा है, डायरेक्ट फोर्स P, ठीक है, लेकिन ये जो मोमेंट है P इंटू ई कुछ ऐसा आ रहा है, एरो जो भी ले लो, बट किसके अबाउट आ रहा है, सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस के अबाउट आ रहा है। तो फोर्स P के कारण तो प्राइमरी शियर आएगा, उसका नेचर शियर, और उसको निकालने का फॉर्मूला फोर्स P डिवाइड बाय टोटल थ्रोट का एरिया। लेकिन यहां जो मोमेंट है P इंटू ई, उसके कारण क्या आएगा, नॉर्मल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस आएगा कि शियर आएगा, सर बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, तो उसको सेकेंडरी नॉर्मल या बेंडिंग स्ट्रेस बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि ये जो मोमेंट P इंटू ई है वेल्ड के अलोंग एक्सिस के अबाउट है, और एक के आंट बेंडिंग एक आंट नॉर्मल शियर आ रहा है, तो फिर तीनों को क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने के लिए वही प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल के जैसे सॉल्व करते हो करोगे। बट पहले क्या निकालो, P के आंट कितना प्राइमरी स्ट्रेस आएगा, क्योंकि हर पॉइंट पे बराबर आएगा, और P इंटू ई के कारण कितना मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, वो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, ओवरऑल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि वो बेंडिंग के कारण मैक्सिमम है, साथ में शियर भी आ रहा है, तो फिर ओवरऑल मैक्सिमम के लिए तो प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। तो क्या करोगे, बट ये निकालने से पहले ना, चूंकि बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है, तो बेंडिंग के कारण बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए मेरे को एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बट न्यूट्रल एक्सिस निकालना पड़ेगा क्या, और ये बेंडिंग एक्स एक्सिस का आ रहा है, तो सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस होगा क्या। तो पहले अलग से डायग्राम बना के ना इसका एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बट न्यूट्रल एक्सिस निकाल लो। तो ये अगर मैं वेल्ड को अलग से बना लूँ, ऐसा ये वर्टिकल वेल्ड है दो ठो, इसका थ्रोट T है मान लो, और ये हाइट कितना है 120 mm, सारा डिस्टेंस mm में है 120 mm, और सिमेट्रिक है, तो इसका सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस बीचों बीच आएगा क्या, और यही मेरा क्या हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस, और बीचों बीच तो ये कितना हो गया 60, और ये भी कितना हो गया 60। और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले तो एरिया ऑफ द थ्रोट निकालोगे तो एकदम सिंपल है, कितना होगा उसका 122, इसका 122, कितना हो जाएगा 120 इंटू टी, सॉरी, और इसका भी 120 इंटू टी 240 टी। इसको मैं वेल्ड 1 बोल रहा हूँ, इसको वेल्ड 2। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालोगे, वेल्ड 1 का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस क्या हो जाएगा, पूरे का सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस है। अच्छा, अगर मैं वेल्ड 1 का सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस बात करूं, तो वो भी इसी से पास होगा, क्योंकि वेल्ड 1 का सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस इसके बीचों बीच आएगा। तो पहले हम लोग कैसे निकालेंगे वेल्ड 1 का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, पहले वेल्ड 1 का उसके सेंट्रोइडल एक्सिस का, और वेल्ड 1 का उसके सेंट्रोइडल एक्सिस BH3/12 होगा, या इसके सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल में थ्रोट आ रहा है, और परपेंडिकुलर में 120 लेंथ आ रहा है, तो इसका सेंट्रोइडल वेल्ड 1 का उसका सेंट्रोइडल एक्सिस का क्या होगा T इंटू 120 का क्यूब डिवाइड बाय 12, ये फॉर्मूला होगा क्या, हाँ ये हो गया, क्लियर पॉइंट। अच्छा, वेल्ड 1 का सेंट्रोइडल एक्सिस पूरे के न्यूट्रल एक्सिस से ही पास हो रहा है, तो क्या ये वेल्ड 1 का न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट हो गया क्या, जिसको मैं I1 बोला हूं। सिमेट्रिक से देखोगे तो वेल्ड 2 का भी सेम वैल्यू आएगा क्या, क्योंकि सिमेट्रिक है, तो I2 भी इतना ही आएगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, दोनों को जोड़ दो, और जोड़ दोगे तो ये कितना आएगा 120 का क्यूब डिवाइड बाय 12 इंटू 2, यार है 288,000 इंटू टी mm टू द पावर 4। तो ये पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस आ गया, क्लियर पॉइंट। अब कैसे करोगे, पहले निकालो फोर्स P के आर प्राइमरी शियर, वो सब में बराबर आ रहा है, तो प्राइमरी शियर स्ट्रेस वो कितना होगा टाउ डैश, टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल थ्रोट का एरिया,
टोटल फोर्स क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है फोर्स पी की वैल्यू 20,000 न्यूटन, और टोटल थ्रोट का एरिया कितना है 240 टी। तो ये आ जाएगा प्राइमरी शियर स्ट्रेस, कितना आएगा 20,000 डिवाइड बाई 240, इट इज कमिंग 83.333 अपॉन टी न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर पॉइंट। दूसरा P इंटू ई मूवमेंट जो है वो बेंडिंग मोमेंट का काम कर रहा है क्या, तो इसके मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालो, और इसके जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है वो सिग्मा बी मैक्स क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट m जो P इंटू ई है अपॉन एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस I इंटू वाई न्यूट्रल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लोगे। अच्छा बेंडिंग मोमेंट कितना है 20,000 इंटू ई एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी है 500 mm, तो बेंडिंग मोमेंट कितना है P 20,000 इंटू 500 अपॉन आई निकाल चुके हो, कितना आया है 288,000 टी, 288,000 टी इंटू वाई की मैक्सिमम वैल्यू, तो न्यूट्रल एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और मैक्सिमम तो टॉप फाइबर का डिस्टेंस देखो 60 है, बॉटम फाइबर का डिस्टेंस देखो 60 है, दोनों में बराबर है, तो मैक्सिमम कितना होगा 60। तो यहां से क्या आ जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना आएगा 20,000 इंटू 500 डिवाइड बाई 288,000 इंटू 60, यह आ रहा है 2083.333 डिवाइड बाई टी। और मेरे को टाउ का परमिसिबल ले दिया तो ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालो। ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए स्ट्रेस कंडीशन ड्रॉ कर दो। बेंडिंग वाला स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस है तो एज ए नॉर्मल स्ट्रेस ड्रॉ कर दो, कितना है 2083.333 अपॉन टी। प्राइमरी का शियर आ रहा है तो एज ए शियर बस एलोंग में अपने मन से ले लो, इधर ऊपर ले लिया तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री शियर क्लॉकवाइज घुमाएगा, और शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है 83.333 अपॉन टी। इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा एक्स एक्स, इसको बोलोगे टाउ एक्स वाई, और सिग्मा वाई वाई जीरो है क्या, जैसी है तो प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल सकते हो, सिग्मा 1,2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस आर, प्लस लोगे तो सिग्मा 1 माइनस लोगे तो सिग्मा 2, और थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 जीरो आएगा, और सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 तीनों निकल गया तो ओवरऑल टर्म एक्स कैसे निकालोगे, मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, मॉड सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, तीनों में जो सबसे ज्यादा है। बट जब भी एक चीज याद रखो, सिग्मा एक्स 2D स्ट्रेस कंडीशन में सिग्मा एक्सेस और सिग्मा वाई में कोई एक जीरो है, जैसे यहाँ एक जीरो है क्या, तो उस केस में हमेशा रेडियस ऑफ मोहर सर्कल ही ओवरऑल टर्म एक्स होगा। कब, जब सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई में कोई एक जीरो है। और रेडियस ऑफ मोहर सर्कल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स एक्स पता है, सिग्मा वाई जीरो, टाउ एक्स वाई पता है, तो यहां पुट कर दो। अब वो कैलकुलेशन कर लेना, कितना आएगा 20833 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई 83.333 स्क्वायर देन स्क्वायर रूट, इट इज कमिंग 1045 अपॉन टी। आ गया। और ये जो ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आया ये टाउ के परमिसिबल वैल्यू के बराबर या उससे कम आना चाहिए, जो होना चाहिए, जो कितना दिया है 100। तो थ्रोट की लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगा 10.45 mm। हाँ एक्चुअल थ्रोट या तो इतना या इससे ज्यादा होना चाहिए, तो मेरे को लिमिटिंग वैल्यू पूछा है, कितना आ गया 10.45 mm, और क्वेश्चन में थ्रोट ही पूछा है तो थ्रोट निकल गया। लेग पूछा होता तो थ्रोट इक्वल टू h/√2 से h निकाल लेते हैं, बट अभी थ्रोट ही पूछा है, कितना आया 10.45 mm। ठीक है, तो 10.45 mm। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी वेल्डेड जॉइंट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें सरकमफ्रेंशियल वेल्ड लगा हुआ है। अच्छा, शाफ्ट का डायमीटर d है तो वेल्ड का भी लगभग मीन डायमीटर d मान सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस लेते समय थ्रोट को हम लोग कम मान के चल रहे हैं। ठीक है, लेग ऑफ द वेल्ड दिया है h, तो थ्रोट h/√2 हो जाएगा क्या। ठीक है, तो मेरे को पूछ रहा है क्या एक्सप्रेशन होगा मैक्सिमम टॉर्सन शियर स्ट्रेस का, और इसमें सीधा टॉर्सन मोमेंट की वैल्यू दे दिया है t। तो कैसे निकालोगे ना, ये सरकमफ्रेंशियल वेल्ड है ऐसा, इसमें टॉर्सन मोमेंट आ रहा है t, देख सकते हो ये वेल्ड के परपेंडिकुलर एक्सिस का है, इसलिए इसका टॉर्सन शियर स्ट्रेस आएगा। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तो पहले तो सरकमफ्रेंशियल वेल्ड में ना पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला होता है 2πt r³। ठीक है, तो 2π जहां t थ्रोट है और थ्रोट क्या होगा h/√2, या बाद में भी कर सकते हो, और r क्या डायमीटर d दिया है तो r d/2 हो जाएगा क्या, फिर वो बाद में कर देंगे। तो इसका जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो क्या होगा सर, T/J इंटू स्मॉल r। T कितना है, टॉर्सन में T ही है, J कितना होगा 2πt r³, और स्मॉल r की मैक्सिमम वैल्यू ले लोगे क्या,
और स्मॉल आर की मैक्सिमम वैल्यू आर आई आर नॉट होगा वैसे तो, बट आर आर आई आर नॉट तीनों लगभग आसपास है क्या, और तीनों आसपास है तो इसलिए आर ही लिख सकते हो क्या। तो ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का एक्सप्रेशन क्या आ गया, टी अपॉन 2 पाई टी आर स्क्वायर। बस क्वेश्चन में मेरे को थ्रोट की जगह लैग दिया है तो इसको लैग के टर्म में कन्वर्ट करोगे, और रेडियस की जगह डायमीटर दिया तो आर को डी बाई टी से रिप्लेस कर दोगे। तो जब रिप्लेस करके इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, टी इक्वल टू 2 पाई, और थ्रोट इक्वल टू क्या होता है, एच बाई रूट टू, तो रूट टू ऊपर चला जाएगा क्या, और आर इक्वल टू डी बाई टू पुट करोगे तो ये डी स्क्वायर बाई 4 आएगा क्या, और 4 भी ऊपर चला जाएगा, और 4 बाई डिवाइड बाई 2 को 2 लिख सकता हो, तो ये आएगा 2 रूट टू टी अपॉन पाई एच डी स्क्वायर। ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ गया, 2 रूट टू टी अपॉन पाई एच डी स्क्वायर। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, 2 रूट टू टी अपॉन पाई एच डी स्क्वायर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी। क्लियर, किसी भी दिक्कत। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये वेल्डेड जॉइंट अपना कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बोल्टेड एंड रिवेटेड जॉइंट का। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 5, ये डिजाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या हो रहा है, कंसीडर अ सिंगल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट बिटवीन द प्लेट एस ऑन इन फिगर। विथ ऑफ द प्लेट दिया है 200 mm, थिकनेस ऑफ ईच प्लेट 5 mm, डायमीटर ऑफ रिवेट यानी स्मॉल डी दिया है 20 mm, डायमीटर ऑफ रिवेट होल यानी डीएच दिया है 22 mm, अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द प्लेट दिया है, इसको मैं सिग्मा टीपी से डिनोट कर रहा हूं कितना, 150 मेगापास्कल। ठीक है, अलाउेबल शियर स्ट्रेस ऑफ द रिवेट दिया है, इसको टाउपी से डिनोट कर रहा हूं 100 मेगापास्कल, और अलाउेबल क्रशिंग स्ट्रेस ऑफ द रिवेट दिया है, इसको मैं सिग्मा सीपी से डिनोट कर रहा हूं 200 मेगापास्कल। तो मेरे को क्या पूछा है, इस रिवेटेड जॉइंट का लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो जब भी लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, टीयरिंग फेल्यूर, शियरिंग फेल्यूर ऑफ रिवेट और क्रशिंग फेल्यूर ऑफ द रिवेट, तीनों को अवॉइड करना है हम लोग को। तो पहले टीयरिंग के हिसाब से लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालेंगे, शियरिंग के हिसाब से लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालेंगे, क्रशिंग फेल्यूर को अवॉइड करने के लिए लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालेंगे, और एक्चुअल लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगा, जो तीनों में सबसे कम आएगा। ठीक है, तो एक एक करके अगर सिंगल रो जॉइंट है तो टीयरिंग के हिसाब से पहले मैं निकाल रहा हूं, लोड कैरिंग बहुत आसान है। क्या करोगे, अगर मेरे को टीयरिंग ऑफ प्लेट अवॉइड करना है तो ये देखो, ये जहां पर ये होल किया हुआ है वहां का क्योंकि अगर टीयरिंग होगा तो यहीं से होगा, क्योंकि यहां का एरिया सबसे कम है क्या, और यहां से एक बार टीयरिंग करके देखो तभी तो उसको अवॉइड करोगे। तो यहां का एरिया सबसे कम है तो यहां के हिसाब से जो लोड कैरिंग कैपेसिटी आएगा वो टीयरिंग के हिसाब से आ जाएगा, और अगर टीयरिंग होगा तो यहीं से होगा, और यहां से टीयरिंग होगा तो प्लेट सेपरेट हो जाएगा क्या। तो अगर मेरे को टीयरिंग फेल्यूर को अवॉइड करना है तो उसके हिसाब से जो लोड कैरिंग कैपेसिटी आ रहा है उसको मैं पीटी बोल रहा हूं। ये लोड कैरिंग कैपेसिटी है, मतलब एक्चुअल लोड या तो इतना या इससे कम होना चाहिए टू अवॉइड टीयरिंग फेल्यूर या टीयरिंग ऑफ प्लेट। और वो क्या आएगा, यहां से टीयरिंग के हिसाब से जब लोड कैरिंग कैपेसिटी निकल रहे हो ना तो टीयरिंग में टेंसाइल स्ट्रेस आता है प्लेट में, और लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालते समय उसको परमिसिबल तक ले जाना। तो सिग्मा टी को कहां तक ले जाऊंगा, परमिसिबल तक, इनटू यहां का इफेक्टिव एरिया, और यहां का इफेक्टिव एरिया क्या होगा, विथ कितना है W, एक इस प्लेट को ले रहा हूं ना, उस प्लेट को लेना जिसका विथ और थिकनेस सबसे कम है। तो अभी दोनों प्लेट का बराबर है तो कोई भी एक प्लेट को ले सकते हो। तो मान लो ये मैं इस प्लेट को ले रहा हूं, ये प्लेट 1, यहीं का टीयरिंग दिखा। ठीक है, तो यहां का इफेक्टिव एरिया क्या होगा, यहां का इफेक्टिव कितना है W माइनस 3 होल का डायमीटर माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि प्लेट में तो होल किया हुआ है ना, इसलिए होल का डायमीटर। तो W माइनस 3DH इंटू प्लेट का थिकनेस कितना है T। तो सिग्मा टी को परमिसिबल तक ले जाओ, कितना है सिग्मा टी की परमिसिबल वैल्यू, 150 मेगापास्कल, इंटू विथ कितना है 200 माइनस 3, डायमीटर ऑफ होल 22, इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट कितना है 5 mm। तो यहां से क्या आ जाएगा, टीयरिंग के हिसाब से, मतलब एक्चुअल लोड या तो इतना या इससे कम होना चाहिए टू अवॉइड टीयरिंग फेल्यूर। ठीक है, 150 इंटू 200 इट इज कमिंग 100,500 न्यूटन टीयरिंग के हिसाब से। अगला टू अवॉइड शियरिंग फेल्यूर, लोड कैरिंग कैपेसिटी। शियरिंग के लिए सिंपल ये ध्यान रखना कि ना, शियरिंग के हिसाब से पहले तो लोड कैरिंग कैपेसिटी को मैं बोल रहा हूं पीएस, मतलब ये पीएस एक्चुअल लोड नहीं है, लोड कैरिंग कैपेसिटी, मतलब शियरिंग फेल्यूर ना हो उसके लिए एक्चुअल लोड या तो इतना या इससे कम होना चाहिए। तो एक तो शियरिंग के हिसाब से निकाल रहे हो ना, तो अगर सारा रिवेट का शियर हो जाएगा, सारा रिवेट का शियर हो जाएगा तो मेरा ये प्लेट सेपरेट होगा क्या,
तो सारे रिवेट को शियरिंग को अवॉइड करना है, और शियरिंग को अवॉइड करना है तो जो उसके साथ जब लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल रहे हो तो शियर स्ट्रेस आ रहा है, और शियर स्ट्रेस को पहले तो परमिसिबल तक ले जाओ, टाउ पी इनटू सारे रिवेट का शियर एरिया कर दोगे मल्टीप्लाई, और पहले उसके लिए एक रिवेट का शियर एरिया निकालो इनटू नंबर ऑफ रिवेट कर दो। उसके लिए देखना हमेशा एक रिवेट में कितने जगह से शियर हो रहा है, तो इस डायग्राम से देख सकते हो एक रिवेट में अभी एक ही जगह से शियर हो रहा है क्या, और एक ही जगह से शियर हो रहा है, तो रिवेट का डायमीटर डी है, तो एक रिवेट का शियर एरिया होगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर, और इनटू नंबर ऑफ रिवेट कर दोगे तो टोटल शियर एरिया आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक रिवेट का शियर एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर इनटू नंबर ऑफ रिवेट, और अभी कितने रिवेट है, 3। अब टाउ को परमिसिबल तक ले जाओगे, और क्वेश्चन में परमिसिबल शियर स्ट्रेस दिया है क्या, कितना 100 मेगा पास्कल इंटू पाई बाय 4 डी कितना है 100 स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ रिवेट 3। तो क्या आ जाएगा, शियरिंग फेल्योर अवॉइड करने के लिए लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना आ रहा है, पाई बाय 4 इंटू 100 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 100, यह आ रहा है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, पाई बाय 4 इंटू 100, सॉरी ये थोड़ा सा गलती हो गया, रिवेट का डायमीटर 100 नहीं दिया है दोस्त, 20 mm दिया है, कहाँ से 100 पुट कर दिया, 20 mm है ना, वो गलती से 100 हो गया होगा, पाई बाय 4 इंटू 20 स्क्वायर इंटू 100 इंटू 3, इट इज कमिंग 94247.78 न्यूटन, किलो न्यूटन में भी कन्वर्ट कर देता हूं, किलो न्यूटन में लिखोगे तो 94.247 किलो न्यूटन, इसको भी किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर देता हूं, कितना आएगा 100.5 किलो न्यूटन। ठीक है, अगला क्रशिंग फेल्योर अवॉइड करने के लिए, तो सारे रिवेट का क्रशिंग हो जाएगा ना, तो कितना लोड कैरिंग कैपेसिटी आएगा। ठीक है, और क्रशिंग के हिसाब से जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है उसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, पीसी से। क्रशिंग है, क्रशिंग के हिसाब से लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाले हो तो एक तो क्रशिंग लोड स्ट्रेस को परमिसिबल तक ले जाओ सिग्मा सीपी, और सारे रिवेट का क्रशिंग होगा तो क्रशिंग फेल्योर होगा क्या, तो सारे रिवेट का क्रशिंग के लिए कैसे करो, एक रिवेट का क्रशिंग एरिया इनटू नंबर ऑफ रिवेट, क्लियर पॉइंट। अच्छा, एक रिवेट का क्रशिंग एरिया याद रखो, एक रिवेट का क्रशिंग एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोजेक्टेड एरिया आता है, मैं उसके डेरिवेशन में नहीं जा रहा, याद रखो एक रिवेट का क्रशिंग एरिया हमेशा होगा डायमीटर ऑफ रिवेट इनटू थिकनेस ऑफ द प्लेट, और उस प्लेट का थिकनेस लोगे जो कम है, अभी दोनों प्लेट का थिकनेस बराबर है तो कोई भी एक ले सकते हो, ठीक है, बाकी उस प्लेट का थिकनेस लेना जो कम है। तो सिग्मा सी को परमिसिबल तक ले गए इनटू एक रिवेट का क्रशिंग एरिया डी इंटू टी इंटू नंबर ऑफ रिवेट 3, कितना आएगा, सिग्मा सी का परमिसिबल वैल्यू क्वेश्चन में दिया होगा, क्रशिंग स्ट्रेस का कितना दिया, 200 मेगा पास्कल, तो कितना आएगा 200, डायमीटर ऑफ रिवेट 20, थिकनेस ऑफ प्लेट 5 है, चेक कर लेना, इंटू 3, कितना आ रहा है 200 इंटू 20 इंटू 5 इंटू 3, इट इज कमिंग 60,000 न्यूटन, किलो न्यूटन में 60 किलो न्यूटन। ठीक है, और एक्चुअल लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगा, जो मेरा मिनिमम आए टीयरिंग के हिसाब से, मतलब सारे लोड कैरिंग कैपेसिटी में शेयरिंग के हिसाब से और क्रशिंग के हिसाब से, तो क्रशिंग के हिसाब से 60 किलो न्यूटन, 94, 60 कम है, ये 100.5 सबसे कम 60 ही है क्या, तो तीनों में सबसे कम कितना है 60, तो ओवरऑल लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना हो गया 60 किलो न्यूटन या 60,000 न्यूटन, और क्वेश्चन में यही पूछा था ओवरऑल लोड कैरिंग कैपेसिटी किलो न्यूटन में ही पूछा है क्या, कितना आया 60। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना है दोस्त 60, एक मिनट ना, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना है 60। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर रहा हूं, ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या हो रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, अ डबल रिवेटेड डबल स्ट्रेप बट जॉइंट इज मेड विद, डबल रिवेटेड मतलब दो रो है, ठीक है, डबल स्ट्रेप बट जॉइंट इज मेड विथ 12 mm थिक प्लेट्स, मतलब इस प्लेट का थिकनेस 12 mm है, पहले ये लिख लेता हूं, 18 mm डायमीटर रिवेट, तो डायमीटर ऑफ रिवेट है 18 mm, द पिच ऑफ द जॉइंट इज, पिच दिया है कितना 80 mm, ठीक है, यहां विथ ऑफ द प्लेट नहीं दिया बल्कि पिच दिया है। अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द प्लेट, उसको मैं सिग्मा टीपी से डिनोट कर रहा हूं, कितना है 115 मेगा पास्कल। अलाउेबल शियर स्ट्रेस को टाउपी से डिनोट कर रहा हूं, रिवेट का वो कितना दिया 80 मेगा पास्कल। अलाउेबल क्रशिंग स्ट्रेस ऑफ द रिवेट को सिग्मा सीपी से डिनोट कर रहा हूं 160 मेगा पास्कल। और मेरे को क्या निकालना है एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट, पहले तो कभी भी ना एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट पूछा है और मेरे को प्लेट का विथ नहीं दिया है, नंबर ऑफ रिवेट बना के नहीं दिया हुआ है, तो हमेशा ना लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालोगे पर पिच लेंथ पे, ठीक है। और एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, एक्चुअल लोड कैरिंग कैपेसिटी अपॉन नीचे में अगर मैं उस प्लेट को सेपरेटली कनेक्ट करूं और उसमें कोई भी रिवेट और होल नहीं होता तो जो लोड कैरिंग कैपेसिटी आएगा उससे डिवाइड कर दे, तो ये एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला है क्या, तो ये दोनों चीज एक पिच लेंथ के लिए निकालोगे जब भी एफिशिएंसी पूछा है, क्योंकि एफिशिएंसी में क्या होगा ऊपर भी पर पिच लेंथ दिया हो नीचे भी पर पिच लेंथ दिया हो तो एफिशिएंसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
ठीक है। बट यहाँ जो लोड कैरिंग कैपेसिटी आएगा वो टोटल नहीं है, पर पिच लेंथ लोड कैरिंग कैपेसिटी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करो, कोई भी एक डबल रिवेटेड डबल स्ट्रिप प्लेट बट ज्वाइंट बोला है, तो पहले तो एक बट ज्वाइंट बनाओ। ठीक है, ये ऐसा, और डबल स्ट्रिप प्लेट मतलब ऊपर भी स्ट्रिप प्लेट आएगा और नीचे भी स्ट्रिप प्लेट आएगा, तो ये मेरा स्ट्रिप प्लेट हो गया। बट ज्वाइंट ऐसा होता है ना, अगल बगल में प्लेट होगा, इसको मैं प्लेट 1 बोल दिया, ये प्लेट 2। क्वेश्चन में दोनों प्लेट का थिकनेस सेम दिया है। ठीक है, जब तक नहीं बोला सेम नहीं। और डबल 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 रिवेटेड मतलब 2 रो है रिवेट का, तो एक रो इधर ध्यान देना। अच्छा, 2 रो मतलब ना इधर ध्यान देना, पहले मैं डायग्राम बना रहा हूं फिर समझाऊंगा। जब भी बट ज्वाइंट आएगा ना, ये रिवेट है ना, पूरे एकदम इसके लेके नहीं बना रहा हूं कि एकदम अच्छा डायग्राम दिखे, फिर भी चीजों को समझ जाओगे। इसको बोलते हैं डबल रो। अरे बोलोगे सर यहां तो 4 रो दिख रहा है रिवेट का। अरे मेरे भाई, जब भी बट ज्वाइंट आएगा ना रिवेट में, तो एक प्लेट में देखोगे कितने रिवेट है। जब भी नंबर ऑफ रिवेट भी गिनना है तो एक प्लेट में, क्योंकि इस प्लेट में जो लोड है ये पी, इस लोड में जो प्लेट में जो लोड, तो ये लोड पी इधर के रिवेट पे अपना इफेक्ट डालेगा ना, तो मैं इस पी का इफेक्ट लिख रहा हूं, तो बस मेरे को इन रिवेट से मतलब, इधर के रिवेट से क्या मतलब है, वैसे इस लोड पी का इफेक्ट इधर के रिवेट में आएगा। तो हम लोग एक रिवेट, एक प्लेट में कितने रिवेट है उसको देखोगे। जैसे नंबर ऑफ रिवेट भी देखेंगे तो एक प्लेट में कितने रिवेट है जब भी बट ज्वाइंट आएगा। क्लियर? तो मेरे को जब इस प्लेट का इफेक्ट देख रहे हो तो इधर का रिवेट से मतलब है इस प्लेट का, तो इस प्लेट में कितने रो है, 2 रो, इसलिए ये डबल रो। ठीक है, कुछ क्यों लिया हमने डबल रो, क्योंकि यहां क्या लिखा है, डबल रिवेटेड एंड डबल स्ट्रिप प्लेट मतलब ऊपर नीचे दोनों स्ट्रिप प्लेट। अब इसका क्या बना लो, टॉप व्यू। टॉप व्यू बनाओगे तो कैसा दिखेगा, ये मेरा प्लेट 1, ये प्लेट 2 और ये स्ट्रिप प्लेट। ठीक है, वो दोनों स्ट्रिप प्लेट मर्ज होके दिख जाएगा ना, ये हो गया। और ऐसे क्या होगा इधर, और कभी भी नहीं बोला है कौन सा पैटर्न है तो चैन पैटर्न लोगे। सर एक रो में आप 3 रिवेट कैसे लगाए, मेरे को वो नहीं पता एक रो में कितने रिवेट है, 5 भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरे को विड्थ नहीं दिया है, एक रो में कितने रिवेट है नहीं दिया है। तो मैं पहले ही तो बताया कि हम लोग पर पिच लेंथ के लिए निकालेंगे वैल्यूज। ठीक है, पर पिच लेंथ के लिए, और पर पिच लेंथ के लिए कैसे निकालते हैं, मतलब जो भी काम करोगे पर पिच लेंथ, तो पर पिच लेंथ क्या होगा, मैं इस प्लेट का इफेक्ट देख रहा हूं तो इधर के रिवेट देखोगे, क्योंकि दोनों प्लेट का पिच और थिकनेस सेम है। तो ये मेरा होता है ना, जैसे एक पॉइंट लो एक रिवेट का, अगला कंजुगेटिव पॉइंट लो उसी रो के नेक्स्ट रिवेट का, ये है क्या, तो इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग पिच बोलते हैं। ठीक है, और हम लोग चाहे टीयरिंग के हिसाब से लोड करेंगे वैसे निकालेंगे, क्रशिंग के हिसाब से, शेयरिंग के हिसाब से पर पिच लेंथ पे निकालेंगे। मतलब ऐसे समझो बस इतना ही प्लेट है और इसके बीच ये रिवेट लगा हुआ है, बाकी सब गायब है। ठीक है, तो पहले एक एक करके निकालते हैं। पहले मैं निकालता हूं शेयरिंग के हिसाब से लोड कैरिंग कैपेसिटी पर पिच लेंथ। ठीक है, शेयरिंग के हिसाब से, तो उसको मैं डाल देता हूं पी एस, बट ये पर पिच लेंथ निकलेगा ना, पर पिच लेंथ शेयरिंग के हिसाब से। अब शेयरिंग के हिसाब से कैसे निकालते थे, टाउ को परमिसिबल तक ले जाओ इनटू एक रिवेट का शेयर एरिया इनटू नंबर ऑफ रिवेट, यही था क्या। बस अब नंबर ऑफ रिवेट एक पिच लेंथ पे कितना आ रहा है मैं ये देखूंगा, तो क्या करोगे, पहले तो टाउ को परमिसिबल तक ले जाओगे इनटू टोटल शेयर एरिया पर पिच लेंथ में, तो पहले एक रिवेट का शेयर एरिया, उसके लिए देखो एक रिवेट में कितने जगह से शेयर हो रहा है। तो अगर डबल स्ट्रिप प्लेट है ना, ये ध्यान से देखना, तो इस एक रिवेट में जब ये लोड पी इसका शेयर फेल्योर करेगा तो उसको यहां से भी तोड़ेगा और यहां से भी तोड़ेगा क्या। तो पहले तो एक रिवेट में कितने जगह से शेयर हो रहा है, 2 जगह से, जब भी डबल स्ट्रिप है तो 2 जगह से शेयर होगा। ठीक है, तो पहले तो एक रिवेट का ही शेयर एरिया कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ π/4 d स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ रिवेट एक पिच लेंथ में, और एक पिच लेंथ में कितने रिवेट आ रहा है, ये मेरा एक पिच लेंथ है क्या, तो एक पिच लेंथ में कितने रिवेट आ रहा है गिनो, ये आधा एक हुआ, ये आधा और ये आधा, इधर का एक हुआ और ये एक और एक मिलके कितना, 2। सर ऐसे इधर भी तो जान, अरे मेरे भाई जब इस पी का इफेक्ट देख रहे हो तो ये केवल इधर के रिवेट में आएगा ना, ये चारों रिवेट टूट गया तो ये प्लेट सेपरेट हो जाएगा ना, मतलब इतना पोर्शन के बीच का पार्ट सेपरेट हो जाएगा ना। ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग पर पिच लेंथ देख रहे हैं ना, पर देखना वही है कि एक प्लेट में कितने रिवेट है, तो इस एक प्लेट में अगर मैं इस प्लेट में देख रहा हूं तो पर पिच लेंथ में कितने रिवेट आ रहे हैं, एक और एक 2। क्लियर पॉइंट, तो पर पिच लेंथ पे नंबर ऑफ रिवेट कितने हैं, 2। तो ये आ गया शेयरिंग के हिसाब से लोड कैरिंग कैपेसिटी पर पिच लेंथ। क्वेश्चन में दिया है टाउ का परमिसिबल वैल्यू कितना है, 80, डायमीटर ऑफ रिवेट 18 है और थिकनेस 12 है ना, जरूरत पड़ेगा तो 80 इंटू 2 इंटू π/4, डायमीटर ऑफ रिवेट 18 का स्क्वायर इंटू 2, कितना आ रहा है ये, 80 इंटू 2 इंटू पाई डिवाइड बाई 4
इंटू 18 स्क्वायर, कैलकुलेशन चेक कर लेना, इंटू 2, इट इज कमिंग 81430.08 न्यूटन। ये आ गया शेयरिंग के हिसाब से लोड कैरिंग कैपेसिटी। अगला मैं देख लेता हूं क्रशिंग के हिसाब से, उसको डिनोट करूंगा पी सी। क्रशिंग के हिसाब से कैसे लेते हैं, सिग्मा सी को परमिसिबल तक ले जाओ इंटू एक रिवेट का क्रशिंग एरिया जो हमेशा dt होगा इंटू नंबर ऑफ रिवेट। बस अब नंबर ऑफ रिवेट एक पिच लेंथ में कितना देखूंगा, ठीक है। तो सिग्मा सी को परमिसिबल तक इंटू एक रिवेट का क्रशिंग एरिया dt इंटू नंबर ऑफ रिवेट एक पिच लेंथ में। तो अभी निकाले एक पिच लेंथ में कितने रिवेट हैं, 2, तो इंटू 2। क्वेश्चन में सिग्मा सी का परमिसिबल वैल्यू दिया होगा, कितना दिया है 160 मेगापास्कल। बस ये लोड कैरिंग कैपेसिटी पर पिच लेंथ है ना, कितना दिया एक बार और देख लेता हूं, मैं भूल गया, 160 मेगापास्कल। डायमीटर 18 है और थिकनेस 12, तो 160 इंटू 18 इंटू 12 इंटू 2 कितना आ रहा है ये 160 इंटू 18 इंटू 12 इंटू 2, इट इज कमिंग 69120 न्यूटन। तो ये लोड कैरिंग कैपेसिटी आया किसके हिसाब से, किसके हिसाब से, क्रशिंग के हिसाब से। अगला किसके हिसाब से देखोगे, टीयरिंग के हिसाब से। तो पर पिच लेंथ में टीयरिंग फेलवर करो तो ये क्या जाएगा, टीयरिंग के हिसाब से लोड करेंगे सिर्फ पर पिच लेंथ। पहले तो सिग्मा टी को परमिसिबल तक ले जाओगे इनटू टीयरिंग एरिया, बट एक पिच लेंथ के अंदर टीयरिंग एरिया देखोगे। टीयरिंग क्या होगा ना, किसी एक रो पे होगा, तो क्या करोगे ना, जैसे इस लोड पी का इफेक्ट देख रहे हो ना, तो अगर चैन पैटर्न है ना या नंबर ऑफ रिवेट इन ईच रो सेम है तो टीयरिंग फेलवर कहां से होगा, तो इस लोड पी के सबसे पास का रो देखो, इस लोड पी के सबसे पास का रो ये है क्या, तो इस रो से टीयरिंग फेलवर होगा। बट मेरे को टोटल टीयरिंग नहीं देखना है, मेरे को एक पिच लेंथ के अंदर टीयरिंग देखना है। तो एक पिच लेंथ के टीयरिंग इस रो में यहां से होगा क्या, जो लोड पी के सबसे पास का रो है उसका टीयरिंग करोगे। और टोटल करना होता तो ये पूरा टीयरिंग लेते, -3 होल, अगर 3 ही सच में रिवेट है तो 3 होल का डायमीटर माइनस करना पड़ता। बट अभी हम लोग टीयरिंग के हिसाब से लोड कैरिंग से निकाल रहे पर पिच लेंथ। तो जो इसके सबसे पास का रो है उसमें एक पिच लेंथ के अंदर इफेक्टिव विड्थ देखो, तो एक पिच लेंथ के अंदर इफेक्टिव विड्थ इतना है क्या, तो ये मेरा हो जाएगा टीयरिंग एरिया। क्या हो जाएगा, सिग्मा टी को परमिसिबल तक लेगा इनटू ये वाला विथ, और ये विथ कितना होगा P माइनस डी बाई टू माइनस डी बाई टू, यानी P माइनस डी आएगा, बट P माइनस डी एच आएगा क्योंकि होल का डायमीटर माइनस करना है ना। तो ये कितना आएगा P माइनस डी एच इंटू थिकनेस ऑफ द प्लेट। ये पर पिच लेंथ टीयरिंग के हिसाब से लोड कैरिंग कैपेसिटी हो गया। सिग्मा डी का परमिसिबल वैल्यू कितना दिया है 115, पिच कितना दिया है 80 mm, चेक कर लेना, हाँ पिच ऑफ द जॉइंट 80 mm है, और सिग्मा टी का परमिसिबल 115, ठीक है। तो 115 इंटू पी 80 माइनस डायमीटर ऑफ होल, डायमीटर ऑफ होल नहीं दिया है अगर, तो जो डायमीटर ऑफ रिवेट है लगभग उतना ही डायमीटर ऑफ होल मान लो, एक्चुअल में थोड़ा उससे बड़ा होता है बट नहीं दिया तो उसी के बराबर ले लोगे। तो डायमीटर ऑफ रिवेट 18 है तो इसको भी 18 ले लेता हूँ, इंटू थिकनेस ऑफ द प्लेट 12, कितना आ रहा है ये 80 माइनस 18 इंटू 12 इंटू 115, इट इज कमिंग 85560 न्यूटन। और एक्चुअल लोड कैरिंग कैपेसिटी पर पिच लेंथ क्या होगा, जो तीनों में सबसे कम है, और तीनों में सबसे कम वो 8143, सबसे कम ये है क्या, तो एक्चुअल लोड कैरिंग कैपेसिटी पर पिच लेंथ कितना आ जाएगा, तीनों में सबसे कम कितना है 69120 न्यूटन। अच्छा, अब एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, तो एफिशिएंसी निकालते समय कैसे करते हैं, एक्चुअल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऊपर में लेंगे, बस एक्चुअल लोड कैरिंग कैपेसिटी पर पिच लेंथ में निकाले हो अभी ना, और नीचे में क्या लेंगे, उसी प्लेट का लोड कैरिंग कैपेसिटी जब कोई भी विदाउट रिवेट एंड विदाउट होल, मतलब उसमें अगर कोई भी रिवेट और होल नहीं होता तो जो लोड कैरिंग कैपेसिटी आएगा। तो अगर कोई भी रिवेट और होल नहीं है, बस उस प्लेट को सेपरेटली कंसीडर कर लो, ठीक है, और कोई भी रिवेट और होल नहीं है, तो अगर मैं प्लेट का थिकनेस टी था उसको सेपरेटली कंसीडर कर लूंगा, ठीक है, ये हो गया, और कोई भी रिवेट और होल नहीं है, ठीक है। और अगर टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालते ना, तो नीचे में जो लोड कैरिंग कैपेसिटी ली हो विदाउट होल उसमें भी टोटल विथ ऑफ द प्लेट लेके चलते हैं। पर अभी मैं लोड कैरिंग कैपेसिटी पर पिच लेंथ निकाला हूं क्या, तो इसका जो विथ लोगे ना वो एक पिच लेंथ के बराबर ले लो, क्योंकि एक्चुअल लोड कैरिंग कैपेसिटी पर पिच लेंथ लिया हूं, तो विदाउट होल अगर वो प्लेट होता तो भी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालूंगा पर पिच लेंथ, तो इसका इफेक्टिव पी के बराबर ले लेना। अगर ऊपर टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाले हो तो इसका विथ टोटल विथ ले लेते यहां, बट पर पिच लेंथ निकाले हो तो ये भी पर पिच लेंथ दोगे, तब ये जो इतना लोड कैरी कर पाएगा, ये PLCC विदाउट होल ऐसे लिख दे रहा हूं WH। तो अगर कोई भी होल नहीं है तो इसमें केवल टेंसाइल स्ट्रेस आएगा क्या, तो टेंसाइल स्ट्रेस की परमिसिबल वैल्यू सिग्मा TP है, तो सिग्मा टी को परमिसिबल तक ले जाओ इंटू P इंटू टी, यहां इफेक्टिव एरिया यही होगा।
जैसे अगर टोटल विदाउट होल अगर पूरा विथ लेते तो ये WT आता, पर पिच लेंथ लगा रहे हो तो ये PT आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और ये कितना आएगा, सिग्मा टी की परमिसिबल वैल्यू 115 है, P 80 है और थिकनेस ऑफ द प्लेट 12 है। तो कोई भी होल नहीं होता तो लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना आ रहा है, 115 इंटू 80 इंटू 12 कितना आ रहा है, 110400 न्यूटन। तो एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, एक्चुअल लोड कैरिंग कैपेसिटी पर पिच लेंथ 69120। अगर कोई भी होल नहीं और प्लेट को सेपरेटली कंसिडर करता तो लोड कैरिंग कैपेसिटी, ये भी पर पिच लेंथ ही निकाले हो, 110400 न्यूटन। तो एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 69120 डिवाइड बाई इतना, इट इज कमिंग 0.62608% में कन्वर्ट करोगे तो 62.608%। लमसम कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 62.608%। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इसके आसपास आंसर देख लोगे डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अच्छा क्वेश्चन था ये, क्लियर पर क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ये एसेंट्रिक लोडिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या रहा है, अ ब्रैकेट इज अटैच्ड टू अ हॉरिजॉन्टल कॉलम बाय मींस ऑफ 3 आइडेंटिकल रिवेट ऑफ डायमीटर 10 mm। तीनों का रिवेट का डायमीटर दिया है 10 mm एज शोन इन फिगर। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन रिवेट 3, रिवेट 3 का पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले तो क्या करोगे ना, ये जो भी फोर्स है ना इनको तीनों रिवेट के कंबाइंड सेंट्रोइड पे ट्रांसफर करोगे। इसको एज ए पॉइंट डायग्राम बना लो। ठीक है, रिवेट हो या बोल्टेड जॉइंट हो ना, तो एसेंट्रिक लोडिंग में इसको एज ए पॉइंट डायग्राम बना दिया करो। ये रिवेट 1, ये रिवेट 2, ये रिवेट 3। ये डिस्टेंस 100 है और ये डिस्टेंस 100 है। ठीक है, इनका कंबाइंड सेंट्रोइड क्या आएगा, एक्स के बाद सिमेट्रिक है, वाई के, तो इनका कंबाइंड सेंट्रोइड रखोगे तो जो रिवेट 2 का सेंटर है वहीं पर आएगा क्या, इसको सी डी नोट कर दे रहा है यहां पर। तो अगर इस फोर्स पी को कंबाइंड सेंट्रोइड में ट्रांसफर करोगे, पहले तो फोर्स पी को न्यूटन में कन्वर्ट करो, क्या आएगा 25000 न्यूटन। तो यहां पर एक ऐसा नीचे की तरफ फोर्स आएगा पी। ठीक है, अच्छा इस कंबाइंड सेंट्रोइड से इस फोर्स पी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 100 mm है क्या, तो इसको ई बोल दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां एक मूवमेंट आएगा ऐसा, सॉरी क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा आएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक ऐसा मूवमेंट आएगा क्या, पी इंटू ई, जहां पी की वैल्यू 25000 है और ई 100 mm है। मतलब इस फोर्स पी को अगर यहां पर ट्रांसफर करोगे तो एक ऐसा फोर्स आएगा P और एक मोमेंट आ रहा है P इंटू ई। ठीक है, यहां फोर्स P के कारण रिवेट में प्राइमरी शियर आएगा क्योंकि ये फोर्स P रिवेट के क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है। ठीक है, और P इंटू ई मूवमेंट के कारण सेकेंडरी शियर आएगा। क्यों सेकेंडरी शियर आएगा, क्योंकि ये जो मूवमेंट है ना रिवेट का क्रॉस सेक्शन देखोगे तो उसके परपेंडिकुलर एक्सिस का, और परपेंडिकुलर एक्सिस का है तो सेकेंडरी शियर आएगा। और रिवेट और बोल्ट दोनों केस में प्राइमरी शेयर और सेकेंडरी शेयर कैसे निकालते हैं, अब मेरे को निकालना रिवेट 3 में वो अलग चीज है। ठीक है, तो पहले तो P के कारण क्या आएगा, प्राइमरी शियर। ठीक है, तो हम लोग प्राइमरी शियर स्ट्रेस निकालना है, पहले तो स्ट्रेस निकालना है कि फोर्स है, स्ट्रेस निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे ना, प्राइमरी शियर फोर्स निकालेंगे रिवेट 3 का। ठीक है, और प्राइमरी शियर फोर्स किसी भी रिवेट का निकालिए तो उसको डिवाइड बाय एरिया कर दोगे तो प्राइमरी शियर स्ट्रेस निकल जाएगा। प्राइमरी मतलब जो फोर्स P के कारण आ रहा है। ठीक है, और शियर इसलिए मैं शियर लिख रहा हूं। तो ध्यान देना, पहले तो प्राइमरी शियर ना हर एक रिवेट में सेम आता है और वो निकालने का तरीका होता है प्राइमरी शियर फोर्स P डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रिवेट। तो मैं प्राइमरी शियर स्ट्रेस चाहे रिवेट 1 का निकालो उसको PS1 डैश बोल दे रहा हूं, एस यानी शियर है और डैश लगा रहा हूं मतलब प्राइमरी का बात कर रहा हूं। चाहे रिवेट 2 का निकालो चाहे रिवेट 3 का, मेरे को निकालना रिवेट 3 का अलग बात है, बट हर एक रिवेट पे बराबर आएगा और वो क्या होगा P डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिवेट। और अभी कितने रिवेट हैं, 3, P कितना है 25000 डिवाइड बाय 3। तो ये आ गया प्राइमरी शियर फोर्स ऑफ ईच रिवेट। और जैसे ही प्राइमरी शियर फोर्स निकल गया ना तो प्राइमरी शियर स्ट्रेस भी निकल जाएगा। जिस भी रिवेट का निकालना है प्राइमरी शियर स्ट्रेस, मेरे को रिवेट 3 का निकालना है, कि सब में बराबर आता है प्राइमरी वो अलग बात है। कैसे निकालूंगा, रिवेट 3 का प्राइमरी शियर स्ट्रेस को मैं टाउ 3 डैश बोल दे रहा हूं। और टाउ 3 डैश कैसे निकालोगे, रिवेट 3 का प्राइमरी शियर फोर्स जो कितना आया है 25000 डिवाइड बाई 3 अपॉन रिवेट 3 का एरिया, और एरिया तो सबका बराबर है तो ये कितना है डायमीटर 10 mm, तो पाई बाई 4 इंटू 10 स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, रिवेट 3 का प्राइमरी शियर स्ट्रेस कितना आ रहा है 25000 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई पाई 4 ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाई 100, इट इज कमिंग 106.103 न्यूटन पर mm स्क्वायर या मेगा पास्कल। क्लियर पॉइंट, मेरे को मैक्सिमम रिवेट 3 का रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस निकालना है ना। ठीक है, तो प्राइमरी निकल गया। इसका डायरेक्शन, प्राइमरी शियर का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं ना,
फोर्स पी, फोर्स के अपोजिट होगा, तो फोर्स पी नीचे है क्या, बस रिवेट 3 का ड्रॉ करा तो उसके अपोजिट ये किधर आएगा, ऊपर। तो ये रिवेट 3 का प्राइमरी शियर स्ट्रेस हो गया टाउ 3 डैश। अगला मोमेंट पी इंटू ई के कारण सेकेंडरी शियर आ रहा है क्या, तो पहले मैं सेकेंडरी शियर कैसे निकालोगे पी इंटू ई के कारण, पहले उसके लिए सेकेंडरी शियर फोर्स निकालो और फिर डिवाइड बाई एरिया कर दोगे ना, डिवाइड बाई एरिया कर दोगे तो सेकेंडरी शियर स्ट्रेस आ जाएगा। बट सेकेंडरी शियर फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी रिवेट और बोल्टेड जॉइंट का क्वेश्चन आए तो सेकेंडरी शियर निकालने के लिए पहले एक फैक्टर निकालेंगे, जब भी सेकेंडरी शियर निकाले उस फैक्टर को सी बोलेंगे। और सी कैसे निकालेंगे, मोमेंट पी इंटू ई अपेन समेशन ऑफ आर स्क्वायर फॉर आर आई स्क्वायर फॉर ऑल द रिवेट। पी इंटू ई तो जिस मोमेंट के सेकेंडरी शियर आ रहा है वो मोमेंट है, एंड समेशन ऑफ आर आई स्क्वायर में आर आई क्या है, हर रिवेट का पूरे रिवेट के कंबाइंड सेंट्रोइड से रेडियल डिस्टेंस। जैसे रिवेट 1 का अगर मैं आर लिखूं तो रिवेट 1 का सेंट्रोइड से डिस्टेंस कितना है 100, तो R1 100, सारा डिस्टेंस mm में है ना। रिवेट 2 का सेंट्रोइड सेंटर का सेंट्रोइड से डिस्टेंस 0 है क्या, क्योंकि रिवेट 2 के सेंटर पे ही सेंट्रोइड आ रहा है तो R2 0। रिवेट 3 के सेंटर का सेंट्रोइड से डिस्टेंस 100 है क्या, तो C क्या होगा, P इंटू ई अपॉन समेशन ऑफ आर स्क्वायर। P कितना है 25,000, E कितना है 100, डिवाइड बाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर। R1 कितना है 100, R2 0 स्क्वायर प्लस R3 100, तो यहां से C फैक्टर निकल जाएगा, कितना आएगा 25,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, इट इज कमिंग 125। सी का यूनिट देखोगे तो न्यूटन पर mm आएगा, ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर होगा, बट चूंकि मैं डायमेंशन को mm लिया हूं। अब जैसे ये निकल जाना तो किसी भी रिवेट का सेकेंडरी शियर फोर्स होता है उसको अगर मैं PS डबल डैश बोलूं तो C इंटू PS आई डबल डैश बोलूं तो वो होगा C इंटू आर आई, मतलब उस C इंटू उस रिवेट का R। ठीक है, अभी मेरे को किसके लिए निकालना है, रिवेट 3 के लिए, तो रिवेट 3 का सेकेंडरी शियर फोर्स को मैं PS3 डबल डैश बोल देता हूं, तो क्या होगा C इंटू रिवेट 3 का R, C कितना है 125 और रिवेट 3 का R कितना है 100, तो ये कितना आएगा 12500। और रिवेट 3 का सेकेंडरी शियर फोर्स आ गया तो क्या आ जाएगा, सेकेंडरी शियर स्ट्रेस टाउ 3 डबल डैश क्या होगा, वो क्या होगा सेकेंडरी शियर फोर्स विच इज 12500 आएगा ना, ये लिखने में गलती हुआ है, हाँ 12500 डिवाइड बाई रिवेट 3 का एरिया क्या होगा पाई बाय 4, डायमीटर कितना है 10, तो इंटू 10 स्क्वायर कितना आ रहा है ये 12500 डिवाइड बाई पाई इंटू 4 अपॉन 100, इट इज कमिंग 159.155 मेगा पास्कल। अब इसका डायरेक्शन और प्राइमरी और सेकेंडरी ड्रॉ कर लोगे, उसका डायरेक्शन निकालोगे तो रिजल्ट निकल जाएगा। सेकेंडरी शियर का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं किसी भी रिवेट का, तो उस रिवेट के सेंटर को सेंट्रोइड से मिलाओ, ऐसा बनेगा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सॉरी, उसका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वर्टिकल बनेगा क्या। आप परपेंडिकुलर में ऐसा एरो लोगे जैसे मोमेंट कैसा एंटी क्लॉकवाइज, तो परपेंडिकुलर में ऐसा एरो लोगे कि उसका इफेक्ट सेंट्रोइड के अबाउट क्लॉकवाइज आए, तो चूंकि ये मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो इसके पर ऐसा एरो कि इसका इफेक्ट मोमेंट इस सेंट्रोइड का क्लॉकवाइज है उसका उल्टा, तो यहां पर ऐसा एरो कि उसका इफेक्ट सेंट्रोइड का क्लॉकवाइज है उसके लिए नीचे लेना पड़ेगा क्या, तो ये टाउ 3 डबल डैश हो गया। तो क्या रिवेट 3 का रिजल्टेंट शेयर निकल जाएगा क्या, ठीक है, और वही रिवेट 3 के लिए मैक्सिमम शेयर होगा ना, ओवरऑल नहीं, ठीक है, तो रिवेट 3 के रिजल्टेंट शेयर को टाउ 3 बोलता है। और क्या आएगा, ये तो इजीली निकल जाएगा, एक नीचे ऊपर है तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा क्या, और अभी टाउ 3 डबल डैश बड़ा है तो नीचे वाला बड़ा है तो क्या लिख देता हूं टाउ 3 डबल डैश माइनस टाउ 3 डैश। टाउ 3 डबल डैश कितना आया है 159.155 माइनस टाउ 3 डैश कितना है 106.103, और ऑपोजिट है इसलिए सीधा सब्सट्रैक्ट कर दिया माइनस 106.103, तो रिजल्टेंट आ रहा है 53.052 मेगा पास्कल या न्यूटन पर एम स्क्वायर। और क्वेश्चन में किसमें पूछा है मेगा पास्कल में ही, तो कितना आ जाएगा 53.052, ये हो गया। कौन सा था क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा। ये बोल्टेड या रिवेटेड जॉइंट में एसेंट्रिक लोडिंग का टाइप 3 है, 3 टाइप का होता है। सबसे पहले ना कभी भी इस तरीके से लोड आएगा ना, फोर्स डायरेक्ट फोर्स तो जो भी है, पहले इस डायग्राम को अलग से, क्वेश्चन में यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल दिया है यानी SYT, कभी भी नहीं बोला तो यील्ड स्ट्रेंथ टेंशन पे लेकर चलोगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5, तो कोर डायमीटर ऑफ ईच बोल्ट पूछा है, 4 बोल्ट है टोटल दिख रहा होगा डायग्राम में। इस बोल्ट को मैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 बोल दे रहा हूं, तो इसी लाइन पे 1 और 2 आ रहा है, यही दोनों बोल्ट होगा,
यहीं पर दोनों बोल्ट 3 और 4 आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले इस टाइप का लोड दिखेगा, इस लोड को मैं P बोल रहा हूं 25 किलो न्यूटन, तो न्यूटन में कितना होगा 25,000 न्यूटन। तो यहां पर डायरेक्ट फोर्स का इफेक्ट तो देख लेंगे अपन, बट यहां पर कैसा इफेक्ट आएगा, यहां पर ना जैसे कभी भी लोड आ रहा है ना इस टाइप का, तो ये बॉटम पॉइंट है ना, अगर इसमें बॉटम पॉइंट को C बोलूं तो ये क्या करेगा, लोड के कारण ना एक बॉटम पॉइंट के बाद मूवमेंट आएगा, और वो मूवमेंट जो बॉटम पॉइंट के बाद आएगा उस पॉइंट का मूवमेंट आके ये इस ब्रैकेट को, अगर इस ब्रैकेट को 2 बोलूं ना, तो इसको ऐसे टिल्ट करने की कोशिश करेगा, कुछ ऐसा टिल्ट, और इसको, इस मूवमेंट को हम लोग बोलेंगे टिल्टिंग मूवमेंट। और इस टिल्टिंग मूवमेंट के कारण ना हर एक बोल्ट पे टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, और इस टेंसाइल स्ट्रेस को चूंकि ये टिल्टिंग के कारण आ रहा है तो सेकेंडरी टेंसाइल स्ट्रेस बोलूंगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब भी इस टाइप का एसेंट्रिक लोडिंग का केस आएगा ना, तो फोर्स को ट्रांसफर करो टिल्टिंग पॉइंट C पे, और ऐसा फोर्स है तो टिल्टिंग पॉइंट C बॉटम वाला पॉइंट होगा, तो ट्रांसफर करोगे ना तो टिल्टिंग पॉइंट C में एक ऐसा फोर्स आएगा P, और एक ऐसा मोमेंट आएगा P इंटू E, ठीक है। ये हो गया P इंटू E, कितना होगा 25,000 इंटू टिल्टिंग पॉइंट से इस फोर्स P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये टिल्टिंग पॉइंट से इस फोर्स P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लिखना छूट गया है, ये जो डिस्टेंस है क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये डिस्टेंस है 300 mm, ये क्वेश्चन में तुम लोग मार्क कर लेना ना, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। टिल्टिंग पॉइंट से इस फोर्स P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कितना है 300 mm, ठीक है। तो टिल्टिंग पॉइंट से फोर्स P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 300, तो ये मोमेंट कितना आएगा 25,000 इंटू 300, और ये डायरेक्ट फोर्स P, इसकी वैल्यू कितनी है 25,000, ठीक है। अब ध्यान देना, टिल्टिंग पॉइंट के कारण ना हमेशा सेकेंडरी टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, जिस भी बोल्ट का निकालना है उसका सेकेंडरी टेंसाइल फोर्स निकाल लेना, डिवाइड बाय एरिया कर दोगे तो सेकेंडरी टेंसाइल स्ट्रेस निकल जाएगा। क्लियर पॉइंट। ये डिजाइन करना है कोर डायमीटर तो ये केवल क्रिटिकल बोल्ट के लिए निकालोगे, ठीक है। लेकिन ये जो P है ना, इसके कारण ध्यान से देखना, प्राइमरी टेंसाइल आएगा कि प्राइमरी शियर आएगा, हड़बड़ाना मत। यहां पर ये देखो, ये जो फोर्स P है, डायरेक्ट फोर्स P बोल्ट के क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, तो यहां ध्यान देना, बोल्ट तो मेरा ऐसा है ना, तो बोल्ट का क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा है क्या, इमेजिन करना, और ये फोर्स P ऐसा है क्या, तो ये फोर्स P बोल्ट के क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है कि परपेंडिकुलर, सर परपेंडिकुलर है, और बोल्ट के क्रॉस सेक्शन के ये परपेंडिकुलर है, तो इसके कारण जो स्ट्रेस आएगा वो टेंसाइल होगा। बस हाँ, ये फोर्स के कारण आ रहा है तो इस टेंसाइल स्ट्रेस को क्या बोलेंगे, प्राइमरी। और प्राइमरी वाला चीज हर बोल्ट पे बराबर आएगा, जैसे प्राइमरी टेंसाइल फोर्स हर बोल्ट बराबर होगा, वो क्या हो जाएगा P अपॉन नंबर ऑफ बोल्ट, और स्ट्रेस पे डिवाइड बाय एरिया कर दोगे। लेकिन ये प्राइमरी टेंसाइल क्यों आया, क्योंकि ये फोर्स P वेल्ड के क्रॉस सेक्शन के क्या है, सॉरी बोल्ट के क्रॉस सेक्शन के क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ डायरेक्ट फोर्स P के कारण भी टेंसाइल आएगा, और टिल्टिंग मोमेंट P इंटू E के कारण भी टेंसाइल आएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो फोर्स P के कारण टेंसाइल आएगा वो तो हर एक बोल्ट पे बराबर आएगा, इसके कारण भी टेंसाइल आ रहा है। ये क्या होगा, ये डिपेंड करेगा, कोई भी बोल्ट टिल्टिंग पॉइंट से जितना ज्यादा दूर है उस बोल्ट पे ये उतना ज्यादा होगा, क्योंकि खुद समझना, ये ऐसे टिल्ट हो रहा है तो जो ज्यादा दूर बोल्ट है उसमें इलॉन्गेशन ज्यादा होगा क्या, तो मोमेंट P इंटू E के कारण जो सेकेंडरी टेंसाइल आ रहा है वो टिल्टिंग पॉइंट C से बोल्ट जितना दूर है उसमें उतना ज्यादा आएगा। उसके लिए क्या करो ना, हर एक बोल्ट का डिस्टेंस निकालो टिल्टिंग पॉइंट से। जैसे बोल्ट 1 का टिल्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस देखोगे तो ये 200 और ये 50 mm है। ये तुम लोग को लेंथ नहीं दिख रहा होगा तो बता दे रहा हूं ना, ये लेंथ 200 है और ये 50 mm है, ये देख लेना ना। तो बोल्ट 1 का टिल्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस 250 mm है क्या, बोल्ट 2 का भी टिल्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस 250 mm है क्या, बोल्ट 3 का टिल्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस 50 mm है क्या, और बोल्ट 4 का टिल्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस 50 mm है। तो क्रिटिकल बोल्ट कैसे पता करोगे, प्राइमरी टेंसाइल तो हर एक बोल्ट पे बराबर होगा, सेकेंडरी टेंसाइल उस पॉइंट पे सबसे ज्यादा होगा जिसका टिल्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, और वो 1 और 2 का और दोनों का बराबर है क्या, तो ओवरऑल क्रिटिकल बोल्ट 1 को भी ले सकते हो और 2 को भी ले सकते हो, और 1 और 2 दोनों का, क्योंकि L सबसे ज्यादा तो मैं 1 को लेकर निकाल लेता हूं, और 1 को लेकर निकाल रहा हूं तो मैं प्राइमरी टेंसाइल भी अब 1 का निकालूंगा, सेकेंडरी टेंसाइल भी 1 का निकालूंगा। तो पहले तो P के कारण क्या आ रहा है, प्राइमरी टेंसाइल, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता इस प्राइमरी टेंसाइल, तो बोल्ट 1 का प्राइमरी टेंसाइल फोर्स निकाल ले रहा हूं, उसको PT1 T4 टेंसाइल और डैश ऊपर में लगा रहा हूं क्योंकि प्राइमरी निकाल रहा हूं। प्राइमरी टेंसाइल हर एक बोल्ट पे बराबर आएगा, और वो क्या होगा P डिवाइड बाय नंबर ऑफ बोल्ट। P कितना है सर 25,000, और कितने बोल्ट हैं सर 4, तो हर एक बोल्ट का प्राइमरी टेंसाइल फोर्स आ जाएगा, कितना आएगा 25,000 डिवाइड बाय 4, इट इज कमिंग 6250 न्यूटन। और प्राइमरी टेंसाइल फोर्स आ गया तो बोल्ट 1 का प्राइमरी टेंसाइल स्ट्रेस आ जाएगा क्या, इसको मैं सिग्मा T1 डैश बोल दे रहा हूं, कितना आएगा ये, बोल्ट 1 का प्राइमरी टेंसाइल फोर्स 6250 डिवाइड बाय बोल्ट 1 का कोर का एरिया, उसको मैं A से डिनोट कर दे रहा हूं, कोर का एरिया निकल जाएगा तो डायमीटर भी निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्या निकालोगे, P इंटू E के कारण जो T के बटा है, ये टिल्टिंग मूवमेंट है, इसके कारण क्या आएगा सेकेंडरी टेंसाइल।
सेकेंडरी टेंसाइल निकालने के लिए ना पहले सेकेंडरी टेंसाइल फोर्स निकालोगे। अब जैसे अगर सेकेंडरी सीयर वाला आता था तो हम लोग एक फैक्टर सी फैक्टर निकालते थे क्या, वैसे सेकेंडरी टेंसाइल फोर्स निकालने के लिए पहले एक फैक्टर निकालोगे। इस फैक्टर को मैं सीडेस फैक्टर बोल दे रहा हूं जब भी टिल्टिंग मूवमेंट के कारण आएगा। सीडेस फैक्टर कैसे निकालेंगे, P इंटू ई जिस टिल्टिंग मूवमेंट अपॉन समेशन ऑफ एल स्क्वायर, जहां एल क्या है, हर एक बोल्ट का टिल्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस। ठीक है, जैसे P कितना है सर 25,000 इंटू ई कितना है 300 अपॉन समेशन ऑफ एल स्क्वायर। बोल्ट 1 का एल 250 है क्या, तो 250 स्क्वायर, बोल्ट 2 का भी 250 स्क्वायर, बोल्ट 3 का 50 तो 50 स्क्वायर, प्लस बोल्ट 4 का 50 तो 50 स्क्वायर। तो यहाँ से सीडेस फैक्टर निकल जाएगा क्या, हाँ सर कितना आएगा ये 250 स्क्वायर प्लस 250 स्क्वायर, नीचे वाला पहले कर रहा हूँ 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर इनवर्स इंटू 25,000 इंटू 300, इट इज कमिंग 57.692। और जैसे ही ये निकल गया तो बोल्ट 1 का सेकेंडरी टेंसाइल फोर्स निकल जाएगा, उसको मैं PT2 डबल डैश बोल रहा हूँ, डबल डैश फॉर सेकेंडरी, किसके सॉरी PT1 बोल्ट निकाल तो बोल्ट 1 का है ना, तो PT1 डबल डैश फॉर सेकेंडरी। और ये क्या होगा सीडीएस फैक्टर जो कितना है 57.692 इंटू बोल्ट 1 का एल, और बोल्ट 1 का एल 250 mm है क्या, हाँ सर, तो ये बोल्ट 1 का सेकेंडरी टेंसाइल फोर्स आ जाएगा, कितना आ रहा है यार है 14423.077 न्यूटन। और जैसी सेकेंडरी टेंसाइल फोर्स आ गया तो सेकेंडरी टेंसाइल स्ट्रेस आ जाएगा सिग्मा T1 डबल डैश, कितना आएगा 14423.077 न्यूटन अपॉन बोल्ट 1 का एरिया। ठीक है, अब इसको स्ट्रेस कंडीशन को ड्रॉ कर दो, तो ड्रॉ करोगे तो प्राइमरी के कारण भी टेंसाइल आया है तो ऐसे ही ड्रॉ होगा सिग्मा T1 डैश, और सेकेंडरी के कारण भी टेंसाइल आया है तो ये ऐसे ही ड्रॉ होगा सिग्मा T1 डबल डैश। तो ओवरऑल रिजल्टेंट भी केवल टेंसाइल ही आएगा, और केवल 1D टेंसाइल आता है तो वही मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा क्या, तो ये सिग्मा T1 बोल दे रहा हूं, और दोनों ऐड हो जाएगा सिंपली। तो प्राइमरी कितना है 6250, दोनों ऐड हो जा रहा है ना, ठीक है, डिवाइड बाई एरिया, और सेकेंडरी कितना है 14423.077 डिवाइड बाई एरिया, तो रिजल्टेंट टेंसाइल कितना आ रहा है 20673.077 डिवाइड बाई एरिया। और चूंकि और कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा है, केवल 1D टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है, तो जो 1D टेंसाइल स्ट्रेस है वही ओवरऑल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा क्या, हाँ सर। और 1D टेंसाइल स्ट्रेस में कोई थ्योरी ऑफ फेलियर का जरूरत नहीं है, जो ये ओवरऑल मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस आया है वो टेंसाइल टेस्ट के फेलियर के समय के यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसको SYT बोल रहा हूं, या तो उसके बराबर या उससे कम होना चाहिए। डिजाइन कर रहे हो तो SYT को SYT अपॉन FO से रिप्लेस कर दोगे, इसको नॉर्मल स्ट्रेस का परमिसिबल वैल्यू भी बोल सकते हो अगर क्वेश्चन में वो दिया होता तो ये कितना आया ओवरऑल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस 20673.077 डिवाइड बाई एरिया, लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय इक्वल टू ले लेना। SYT टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया है क्वेश्चन में कितना 400, और कितने फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ डिजाइन करना है 2.5, तो कितना हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 2.5, तो यहां से लिमिटिंग एरिया निकल जाएगा क्या, कितना आएगा इंटू 2.5 डिवाइड बाई 400, इट इज कमिंग 129.207 mm स्क्वायर। हाँ एक्चुअल एरिया या तो इतना या इससे ज्यादा होना चाहिए। तो मेरे को कोर का डायमीटर निकालना है, तो कोर डायमीटर क्या हो जाएगा π/4 DC का स्क्वायर, ये कोर एरिया हुआ तो डायमीटर को DC बोल दे रहा हूँ कोर डायमीटर को, तो निकल जाएगा क्या, कितना आएगा इंटू 4 डिवाइड बाई पाई दैट स्क्वायर। तो लिमिटिंग वैल्यू कितना आ गया कोर डायमीटर का 12.826 mm, और क्वेश्चन में यही पूछा था, तो कोर डायमीटर ऑफ द बोल्ट इज 12.826 mm में ही पूछा है, ये mm है ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, उसका आंसर कितना 12.826 mm। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ये पहले बता दे रहा हूं ना, यहां लिखा नहीं MSQ है, गेट में लिखा रहेगा MSQ मतलब मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकता है, तो सारे ऑप्शन में फोकस करना पड़ेगा। अब ब्रैकेट अटैच टू अ वर्टिकल कॉलम बाय आइडेंटिकल रिवेट, 3 रिवेट दिया हुआ है, तो मेरे को क्या पूछ रहा है परमिसिबल शियर स्ट्रेस दिया हुआ है टाउ पी 80 मेगापास्कल, तो एक्चुअल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस या तो 80 या उससे कम होना चाहिए। तो मेरे को प्राइमरी शियर फोर्स पूछा है क्रिटिकल रिवेट में, मतलब पहले क्रिटिकल रिवेट पता करोगे, सेकेंडरी शियर फोर्स पूछा है, और मेरे को डायमीटर भी निकालना है, तो क्या होगा क्रिटिकल रिवेट का रिजल्टेंट शियर निकालोगे वही टाउ मैक्स होगा, और टाउ मैक्स टाउ पी परमिसिबल से कम होना चाहिए। तो पहले तो प्राइमरी सेकेंडरी हर चीज वो तो निकालना ही पड़ता है मेरे को शियर डिजाइन करने के लिए, तो जो भी पूछा है किसका पूछा है क्रिटिकल रिवेट का, तो पहले तो हम लोग को क्या पता करना पड़ेगा क्रिटिकल रिवेट, उसके पहले ड्रॉ करो, ध्यान देना। सबसे पहले तो इस फोर्स P को ट्रांसफर करोगे तीनों रिवेट के, इसको रिवेट 1 बोल दे रहा,
इसको रिवेट 2, रिवेट 3, तीनों रिवेट के कंबाइंड सेंट्रोइड में। पहले रिवेट को अलग से बना दे रहा हूँ। ये रिवेट 1, ये रिवेट 2, ये रिवेट 3, 1 2 3, ठीक है। डिस्टेंस 100 100 mm में, सारा डिस्टेंस mm में बार बार नहीं लिखूंगा। ये 100 और ये 100। डायग्राम कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ केवल फोर्स दिखा दूंगा, स्ट्रेस को इधर ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। क्या है तो इनका कंबाइंड सेंट्रोइड यहाँ आएगा क्या, जहाँ रिवेट 2 का सेंटर है, यहाँ भी दिखा दो। ये इनका कंबाइंड सेंट्रोइड होगा क्या? हाँ सर, ठीक है। और फोर्स पी को यहाँ ट्रांसफर करोगे तो फोर्स कितना है, पी बोल दे रहा हूँ 30 किलो न्यूटन। इसको न्यूटन में कन्वर्ट करोगे तो 30,000 न्यूटन। इसका इनके कंबाइंड सेंट्रोइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ई बोलूँ तो ये डिस्टेंस कितना दिया है, 200 mm ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर इसको फोर्स को कंबाइंड सेंट्रोइड पे ट्रांसफर करोगे तो एक फोर्स ऐसा आएगा पी नीचे की तरफ, और एक ऐसा मूवमेंट आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पी इंटू ई, क्या, ठीक है। यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ। एक फोर्स आएगा ऐसा पी नीचे की तरफ, पी 30,000, और एक ऐसा मूवमेंट आएगा क्या, पी इंटू ई, और पी 30,000 और ई 200 mm है, ठीक है। अब फोर्स पी के कारण, फोर्स पी वेल्ड के रिवेट के क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है, तो प्राइमरी शियर आएगा। तो पहले प्राइमरी शियर फोर्स निकालोगे, डिवाइड बाय एरिया, स्ट्रेस हो जाएगा, अच्छी बात है पहले, बट क्रिटिकल रिवेट पता करना है। बट मूवमेंट पी इंटू ई रिवेट के क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर एक्सिस का है, तो उसके यहाँ सेकेंडरी शियर आएगा क्या, तो सेकेंडरी शियर फोर्स निकालोगे, डिवाइड बाय एरिया, स्ट्रेस हो जाएगा, रिजल्टेंट भी निकल जाएगा। बट पहले तो क्रिटिकल रिवेट पता करना है, तो उसके लिए क्या करो, हर एक रिवेट का प्राइमरी शियर और सेकेंडरी शियर ड्रॉ कर लो, और हर एक रिवेट का आर देख लो, सेंट्रोइड से रेडियल डिस्टेंस रिवेट के सेंटर का। रिवेट 1 का अगर आर देखोगे तो सेंट्रोइड ये है ना, उससे डिस्टेंस 100 है क्या, रिवेट 2 का आर 0 है क्या, और रिवेट 3 का आर 100 है क्या? हाँ सर। अगला, तीनों रिवेट का प्राइमरी और सेकेंडरी शेयर ड्रॉ कर दो। प्राइमरी शेयर तो कैसे ड्रॉ करोगे, फोर्स पी नीचे हर एक रिवेट पे बराबर आएगा, तो उसके अपोजिट आएगा। और पहले तो फोर्स पी के यहाँ प्राइमरी शेयर आएगा, ये कंफर्म हो। रिवेट 1 के प्राइमरी शेयर को टाउ 1 डैश, रिवेट 2 का टाउ 2 डैश, रिवेट 3 का टाउ 3 डैश बोल दे रहा हूं, तीनों बराबर होगा, अलग बात है। और पी नीचे तो ये किधर आएगा, ऊपर। तो ये रिवेट 1 का प्राइमरी शेयर, ये रिवेट 2 का प्राइमरी शेयर स्ट्रेस, ये रिवेट 3 का प्राइमरी शेयर स्ट्रेस। वैसे सेकेंडरी शेयर ड्रॉ कर लो। सेकेंडरी शेयर क्या करोगे, उसके सेंटर को सेंट्रोइड से मिलाओगे, उसका परपेंडिकुलर। अभी मूवमेंट क्लॉकवाइज है तो परपेंडिकुलर में ऐसा रोलोगे कि उसका इफेक्ट सेंट्रोइड का एंटी क्लॉकवाइज आए। तो रिवेट 1 का सेकेंडरी शेयर उसको सेंट्रोइड से मिलाओगे तो वर्टिकल बन रहा है क्या, तो उसका परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल। अब इस लाइन पे ऐसा रो कि उसका इफेक्ट सेंट्रोइड का एंटी क्लॉकवाइज है, उसके लिए इधर लेना पड़ेगा क्या, तो ये टाउ 1 डबल डैश। रिवेट 2 पे तो सेकेंडरी शेयर आएगा ही नहीं क्योंकि वहीं पर सेंट्रोइड आ रहा है, ठीक है। रिवेट 3 का सेकेंडरी शेयर, इसको सेंट्रोइड से मिलाओ, वर्टिकल, उसका परपेंडिकुलर, ऐसा बनेगा। अब इस लाइन पे ऐसा एरो कि इसका इफेक्ट सेंट्रोइड का एंटी क्लॉकवाइज, उसके लिए इधर लेना पड़ेगा क्या, तो टाउ 2 डबल डैश। अब क्रिटिकल रिवेट कैसे ड्रॉ करोगे, उसके लिए देखो, क्रिटिकल रिवेट के लिए दो चीज देखेंगे। रिजल्टेंट शियर जहां का सबसे ज्यादा होगा वो क्रिटिकल। रिजल्टेंट शियर कहां का ज्यादा होगा, एक तो जहां का सेकेंडरी ज्यादा हो, प्राइमरी तो सब जगह के बराबर है, और सेकेंडरी ज्यादा होने के लिए क्या ज्यादा होना चाहिए, आर। दूसरा, जहां का प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का एंगल कम हो, और एंगल कम हो क्यों, क्योंकि अगर एंगल कम है तो रिजल्टेंट ज्यादा होता है दो वेक्टर के बीच का। अब आर देखो सबसे ज्यादा कहां का है, तो आर सबसे ज्यादा 1 और 3 का है क्या, तो आर के हिसाब से क्रिटिकल, और 1 और 3 का बराबर है और सबसे ज्यादा है, तो आर के हिसाब से क्रिटिकल या तो 1 होगा या थीटा 3 होगा। अगला थीटा के हिसाब से, थीटा 2 पे तो सेकेंडरी आ ही नहीं रहा है, तो 1 और 3 का रिजल्टेंट तो 2 से तो ज्यादा ही होगा। अच्छा, थीटा के हिसाब से 1 और 3 में दोनों का थीटा बराबर है क्या, क्योंकि इसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का एंगल 90 और इसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का एंगल 90, तो दोनों का थीटा सेम है, तो थीटा के हिसाब से भी 1 और 3 इक्वली क्रिटिकल होगा क्या, तो ओवरऑल क्रिटिकल रिवेट क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है, मतलब जिसका आर भी सबसे ज्यादा और थीटा भी सबसे कम है। और अभी 1 और 3 दोनों का आर सबसे ज्यादा और थीटा सबसे कम है, तो 1 को भी ले सकते हो क्रिटिकल, और 3 किसी को भी लेकर डिजाइन करो, फर्क नहीं पड़ेगा। अब किसी को भी ले सकता हूं, तो मैं किसको ले लेता हूं, 1 को, इन दोनों में से। तो मैं क्रिटिकल रिवेट किसको ले लिया, 1 को। तो अल्टीमेटली पहले प्राइमरी शियर पी के कारण क्या आ रहा है, प्राइमरी शियर। मेरे को डायमीटर तो निकालना ही ना, तो प्राइमरी शियर निकालना ही पड़ेगा, सेकेंडरी शियर निकालना ही पड़ेगा, और फिर स्ट्रेस के लिए एरिया डिवाइड कर दोगे और रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस निकालोगे, वो टाउ मैक्स होगा, ठीक है। तो पहले पी के कारण क्या आएगा, प्राइमरी शियर। मेरे को रिवेट 1 का निकालना है, तो पहले रिवेट 1 क्रिटिकल है ना, तो रिवेट 1 का प्राइमरी शियर फोर्स को PS1 डैश बोल दे रहा हूं। प्राइमरी शियर तो हर एक रिवेट पे बराबर होगा, और वो क्या होगा, पी अपॉन नंबर ऑफ रिवेट। कितने रिवेट है, 3। पी कितना है, 30,000 डिवाइड बाई 3, कितना आएगा, 10,000 न्यूटन। तो पहला तो प्राइमरी शियर फोर्स पूछा है क्वेश्चन में डायरेक्ट, क्रिटिकल रिवेट यानी रिवेट 1 का, तो वो मैच कर लो पहले, और भी चीज निकाल लेंगे, बट पहला प्राइमरी शियर फोर्स ऑन क्रिटिकल रिवेट इज 10 किलो न्यूटन, सही है, 10,000 न्यूटन मतलब 10 ए सही है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी चेक करना है ना, क्योंकि MSQ है। अगला सेकेंडरी शियर फोर्स क्रिटिकल रिवेट का, वो तो निकालना ही पड़ेगा ना मेरे को फिर भी, क्योंकि मेरे को डायमीटर निकालना है, ठीक है।
तो P इंटू ई के कारण, P कितना है 30,000 न्यूटन इंटू ई, एक बार चेक कर लो, ई कितना है 200 mm, ई 200 mm, तो इंटू ई 200 mm न्यूटन mm, इसके कारण क्या आ रहा है सेकेंडरी शियर, तो सेकेंडरी शियर, तो पहले क्रिटिकल रिवेट यानी रिवेट वन का सेकेंडरी शियर फोर्स निकाल लेता हूं। उसके लिए हम लोग एक फैक्टर निकालेंगे सी फैक्टर। सी क्या होगा, मूवमेंट जिसके कारण सेकेंडरी शियर आ रहा है अपॉन समेशन ऑफ आर स्क्वायर। पी कितना है 30,000 इंटू 200 इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर। R1 कितना है 100, R2 0 प्लस R3 स्क्वायर, R3 कितना है 100, तो यहाँ से सी फैक्टर आ जाएगा, कितना आएगा 30,000 इंटू 200 डिवाइड बाई 100 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, इट इज कमिंग 300 न्यूटन पर एमएम। ये सी, तो रिवेट वन का सेकेंडरी शियर फोर्स यानी PS1 डबल डैश कितना आएगा, रिवेट सी 300 इंटू रिवेट वन का आर 100 है क्या, तो कितना आ रहा है 30,000 न्यूटन, किलो न्यूटन में बात करोगे तो 30 किलो न्यूटन। ऑप्शन बी में यही पूछा है कि रिवेट वन यानी क्रिटिकल रिवेट का सेकेंडरी शियर फोर्स कितना है, तो 30 किलो न्यूटन आया और वही दिया है, तो बी भी करेक्ट है। अब डायमीटर निकालने के लिए मेरे को रिवेट का रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, वही मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा क्रिटिकल रिवेट का। तो उसके लिए पहले तो प्राइमरी शियर फोर्स आ गया ना, और सेकेंडरी इसको स्ट्रेस के टर्म में लिख लो। तो रिवेट वन का प्राइमरी शियर स्ट्रेस टाउ वन डैश कितना होगा, प्राइमरी शियर फोर्स 10,000 डिवाइड बाई एरिया। रिवेट वन का सेकेंडरी शियर स्ट्रेस टाउ वन डबल डैश कितना होगा, सेकेंडरी शियर फोर्स 30,000 डिवाइड बाई एरिया। तो रिवेट वन का रिजल्टेंट शेयर निकालो। रिजल्टेंट के लिए प्राइमरी शेयर सेकेंडरी शेयर को देख लो और उनके बीच का एंगल, तो ये ऐसा है, सेकेंडरी ऐसा, और उनके बीच का एंगल 90 है क्या, तो प्राइमरी शेयर ऐसा है टाउ वन डैश, सेकेंडरी शेयर ऐसा है टाउ वन डबल डैश, और इनके बीच का एंगल 90 है। अब चाहो तो यहाँ फॉर्मुला लगा दो, रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर प्लस 2 टाउ वन डबल डैश, इनके बीच का छोटा एंगल का कॉस 90। बट जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 है तो रिजल्टेंट डायरेक्ट पता है क्या, रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है। तो रिजल्टेंट शियर रिवेट वन का उसको टाउ वन बोल देता है, और चूंकि ये क्रिटिकल है तो यही क्या होगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और ये टाउ का परमिसिबल वैल्यू के बराबर या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ टाउ वन डैश का स्क्वायर प्लस टाउ वन डबल डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो पुट करोगे टाउ वन डैश इतना है, टाउ वन डबल डैश इतना है, 1/a का स्क्वायर आएगा, तो 1/a तो कॉमन आ जाएगा, और उसके अलावा क्या आएगा रूट ओवर 10,000 स्क्वायर प्लस 30,000 स्क्वायर, इट इज कमिंग 31622.77 डिवाइड बाई एरिया। और जैसे ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ गया तो ये टाउ का परमिसिबल वैल्यू के बराबर या उससे कम होना चाहिए, और टाउ का परमिसिबल वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में 80 मेगापास्कल, तो ओवरऑल टाउ मैक्स जो आया वो टाउ के परमिसिबल के बराबर या उससे कम, तो लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय इसके बराबर ले लोगे, और ओवरऑल टाउ मैक्स कितना आया 31622.776 डिवाइड बाई एरिया, इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू टाउ का परमिसिबल कितना है 80 मेगापास्कल। तो यहाँ से लिमिटिंग एरिया निकल जाएगा क्या, तो डायमीटर भी निकल जाएगा, एरिया क्या आएगा डिवाइड बाई 80, इट इज कमिंग 395.285 mm स्क्वायर। एक्चुअल एरिया या तो इतना या इससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो एरिया निकल गया, तो डायमीटर निकल जाएगा, π/4 d स्क्वायर से इक्वेट कर दो, तो डायमीटर कितना आएगा इंटू 4 डिवाइड बाई पाई देन स्क्वायर रूट, इट इज कमिंग 22.434 mm। तो एक्चुअल डायमीटर या तो इतना या इससे ज्यादा होना चाहिए, तो लिमिटिंग डायमीटर कितना हो जाएगा 22.434, और नॉन ग्रेटर क्यों, क्या एक्चुअल स्ट्रेस जितना कम होगा उतना सेफर साइड, एक्चुअल स्ट्रेस कब कम होगा जब एरिया ज्यादा, एरिया ज्यादा तो डायमीटर ज्यादा, तो अगर नॉन इक्वल साइन के साथ पूछता है तो एक्चुअल डायमीटर या तो इतना या इससे ज्यादा होना चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा, सी में क्या रहा है एक्चुअल डायमीटर या तो इतना या इससे कम, कम थोड़ी होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए ना, तो सी गलत हो गया, एक्चुअल डायमीटर 22.434 के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो डी भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए बी एंड डी। एमएसक्यू था तो एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ये एसेंट्रिक लोडिंग का केस 2 है, बोल्टेड या रिवेटेड जॉइंट में। क्या दिया, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल यानी SYT दिया है, यूज ट्रेस्का थ्योरी ऑफ फेल्योर, ट्रेस्का बोला है तो ओवरऑल टाउ मैक्स निकालना पड़ेगा क्या, और SYT दिया तो ओवरऑल टाउ मैक्स टेंसाइल टेस्ट के फेल्योर के समय का टाउ मैक्स यानी 0.5 सिग्मा एफ, अगर मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ को सिग्मा एफ बोलूँ तो के बराबर या उससे कम होना चाहिए, डिजाइन करो तो सिग्मा एफ को सिग्मा एफ अपॉन एफ से रिप्लेस कर दोगे। बट पहले तो एक्चुअल में क्रिटिकल बोल्ट या रिवेट का बोल्टेड का क्वेश्चन है, तो क्रिटिकल बोल्ट का मैक्स ओवरऑल मैक्सिमम टाउ मैक्स निकालना पड़ेगा क्या, वो कैसे निकालोगे, पहले तो इसमें कौन सा केस है ध्यान दो,
ये डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ ना, ये कर लेना तुम लोग 300 mm, ये सुधार लेना, ये छूट गया है लिखना, ये डिस्टेंस 300 है। जो पीडीएफ अपलोड होगा उसमें एक क्वेश्चन में दिया, बता दिया ना मैं भाई, मतलब दिया है, अब सॉल्व करो, ध्यान देना। तो सबसे पहले ना जब भी इस टाइप का एसेंट्रिक लोडिंग आएगा, ये फोर्स पी को किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर दूं तो 25,000 न्यूटन। अगेन जब भी आएगा, पहले मूवमेंट का इफेक्ट देखो, फोर्स का तो आ जाएगा, तो ये जब भी ऐसा लोड आए ना, तो ये जो लोड है ना, इस बॉटम पॉइंट के बाद, बॉटम पॉइंट को हम लोग टिल्टिंग पॉइंट सी बोलेंगे, तो इस ब्रैकेट को, इसको ब्रैकेट को टी बोलू ना, तो इस बॉटम पॉइंट के बाद ऐसे इसको टिल्ट करने की कोशिश करेगा, और जब भी टिल्ट करने की कोशिश करेगा तो इस पहले तो इस फोर्स पी को इस टिल्टिंग पॉइंट पे ट्रांसफर करोगे, और टिल्टिंग पॉइंट पे जो मूवमेंट आएगा उस मूवमेंट के कारण ये टिल्ट होने का कोशिश हो रहा है, और टिल्ट होने का कोशिश करा तो उस मूवमेंट को टिल्टिंग मूवमेंट बोलेंगे, और टिल्टिंग मूवमेंट के कारण हर एक बोल्ट इलोंगेट हो रहा है क्या, तो हर एक बोल्ट में टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, उस टेंसाइल स्ट्रेस को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी टेंसाइल स्ट्रेस, और वो उस बोल्ट में सबसे ज्यादा आएगा जिसका टिल्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। क्लियर पॉइंट। तो अल्टीमेटली इस टाइप का लोडिंग आए तो पहले तो फोर्स पी को ट्रांसफर करो टिल्टिंग पॉइंट में, और ट्रांसफर करोगे तो एक नीचे की तरफ ऐसा आएगा फोर्स पी, और एक ऐसा मूवमेंट आएगा टिल्टिंग पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 300 mm है क्या, तो यहां पर एक ऐसा मूवमेंट आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में P इंटू ई। अब ध्यान देना, फोर्स मूवमेंट P इंटू ई तो टिल्टिंग मूवमेंट है, टिल्टिंग मूवमेंट, और इसके कारण क्या आएगा, सेकेंडरी टेंसाइल आएगा, और जिस बोल्ट का डिस्टेंस टिल्टिंग पॉइंट से सबसे ज्यादा उस पॉइंट पे, उसमें ये सेकेंडरी टेंसाइल सबसे ज्यादा होगा। इसको निकालने का तरीका तो पीछे भी अभी एक क्वेश्चन बता चुका हूं, बट यहाँ फोर्स P के कारण जो आएगा उसको प्राइमरी बोलेंगे पहले तो, बट प्राइमरी शियर आएगा कि नॉर्मल आएगा, तो ये देखो फोर्स P बोल्ट के क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है कि परपेंडिकुलर, तो बोल्ट का क्रॉस सेक्शन ऐसा है क्या, और फोर्स P अभी उसके पैरेलल है क्या, तो फोर्स P के कारण प्राइमरी शियर आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर होता तो टेंसाइल आता है, बट अभी अलोंग पैरेलल है तो प्राइमरी शियर आएगा, और प्राइमरी शियर हर एक बोल्ट पे बराबर आता है, उसके लिए प्राइमरी शियर फोर्स निकालेंगे डिवाइड बाय एरिया। ठीक है, अच्छा इन दोनों का तो नेचर ही अलग है, ये प्राइमरी शियर और सेकेंडरी वाला टेंसाइल है, तो शियर तो हर एक बोल्ट पे बराबर आएगा, तो क्रिटिकल बोल्ट वो होगा जहां का सेकेंडरी टेंसाइल सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहां का ओवरऑल स्ट्रेस भी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि प्राइमरी शेयर तो हर जगह का सेम है और दोनों का नेचर अलग, और सेकेंडरी टेंसाइल उसका सबसे ज्यादा होगा जिसका एल मतलब बोल्ट का टिल्टिंग पॉइंट सी से डिस्टेंस को एल बोल रहा हूं सबसे ज्यादा हो, तो पहले तो हर एक बोल्ट का एल देख लो, उसका जरूरत पड़ेगा ही, तो मैं इस बोल्ट को 1 बोल दे रहा, इस बोल्ट को 2, मतलब इस लाइन पे 1 और 2 आ रहा है बोल्ट, इसको 3 इसको 4 बोल दे रहा, तो अगर 1 और 2 का टिल्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस देखोगे तो दोनों बराबर है, और वो कितना है, ये टिल्टिंग पॉइंट सी, और यहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस ये 250 mm है क्या, तो 1 और 2 का टिल्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस 250 mm, 3 और 4 का टिल्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है क्या, और वो कितना है 50 mm। तो क्रिटिकल बोल्ट क्या होगा, प्राइमरी अगर पी के यहाँ प्राइमरी शेयर आ रहा है और पी इंटू ई के यहाँ सेकेंडरी टेंसाइल आ रहा है, तो वो बोल्ट क्रिटिकल होगा जिसका सेकेंडरी टेंसाइल सबसे ज्यादा हो, और सेकेंडरी टेंसाइल सबसे ज्यादा उसका होगा जिसका एल सबसे ज्यादा हो, और एल सबसे ज्यादा 1 और 2 दोनों का है क्योंकि दोनों का बराबर है, तो क्रिटिकल या तो 1 को लोगे या 2 को, और 1 और 2 में किसी को भी ले सकते हो, तो मैं किसको लेकर डिजाइन कर ले रहा हूँ 1 को, तो अभी किसको लेके डिजाइन कर ले रहा हूं 1 को, तो 1 का प्राइमरी शियर निकालूंगा क्योंकि पी के प्राइमरी शियर आ रहा है, और 1 का ही पी इंटू ई के सेकेंडरी टेंसाइल आ रहा है, तो टेंसाइल निकालोगे, तो पहला पी के कारण क्या आ रहा है, प्राइमरी शियर, ठीक है, और प्राइमरी शियर, तो बोल्ट 1 का प्राइमरी शियर फोर्स को PS1 डैश बोलते रहो, प्राइमरी शियर हर एक बोल्ट पे बराबर होगा, और वो कितना होगा फोर्स P अपॉन नंबर ऑफ बोल्ट, तो P कितना, पहले तो P की वैल्यू 25,000 और नंबर ऑफ बोल्ट कितने हैं 4, तो कितना आएगा 25,000 डिवाइड बाई 4, बट ये प्राइमरी शियर फोर्स है, कितना आएगा 25,000 डिवाइड बाई 4, इट इज कमिंग 6250 न्यूटन। तो बोल्ट 1 का प्राइमरी शियर स्ट्रेस आ जाएगा क्या, उसको मैं टाउ 1 डैश बोलूं, कितना आएगा 6250 डिवाइड बाई एरिया, या गया। अगला टिल्टिंग मूवमेंट B इंटू ई के कारण, P कितना है 25,000 इंटू ई कितना है 300, इसके कारण क्या आ रहा है सेकेंडरी टेंसाइल, और जब भी टिल्टिंग मोमेंट आए और सेकेंडरी टेंसाइल आए तो सेकेंडरी टेंसाइल फोर्स निकालने के लिए पहले सी डैश फैक्टर निकालो, और सी डैश फैक्टर निकालने का फॉर्मूला अभी बताया था क्या, टिल्टिंग मोमेंट P इंटू ई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एल स्क्वायर, P कितना है 25,000, ई कितना है 300 अपॉन एल, 4 बोल्ट है L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर प्लस L4 स्क्वायर, बोल्ट 1 का L 250 है, प्लस बोल्ट 2 का भी 250 तो उसका स्क्वायर, प्लस बोल्ट 3 का 50 तो उसका स्क्वायर, बोल्ट 4 का भी 50 तो उसका स्क्वायर, ये कितना आएगा 25,000 इंटू 300 डिवाइड बाई 250 स्क्वायर प्लस 250 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, हाउ मच इट इज कमिंग, इट इज कमिंग 57.6923 न्यूटन पर mm, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, बोल्ट 1 का सेकेंडरी टेंसाइल फोर्स, इसको मैं PT1 डबल डैश बोल रहा हूँ, T4 टेंसाइल और डबल डैश फॉर सेकेंडरी, और क्या होगा C डैश 57.6923
इंटू बोल्ट 1 का एल, और बोल्ट 1 का एल कितना है 250, तो कितना आ जाएगा इंटू 250, हाउ मच इट इज कमिंग 14423.077 न्यूटन। बट ये स्ट्रेस सेकेंडरी टेंसाइल है, मतलब इसका टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। तो बोल्ट 1 का सेकेंडरी टेंसाइल स्ट्रेस को सिग्मा T1 डबल डैश बोल दे रहा क्या, ये क्या होगा बोल्ट 1 का सेकेंडरी टेंसाइल फोर्स 14423.077 डिवाइड बाय बोल्ट 1 के कोर का एरिया। ठीक है, अब यहां क्या करोगे, प्राइमरी वाला शियर है और सेकेंडरी वाला टेंसाइल है, तो यहां थ्योरी ऑफ फेल्योर यूज करना पड़ेगा। तो इसको पहले ड्रॉ कर लो, और ड्रॉ कैसे करोगे, सेकेंडरी वाला टेंसाइल स्ट्रेस टेंसाइल जैसा ड्रॉ कर दो, सिग्मा T1 डबल डैश, और कुछ नहीं आ रहा है टेंसाइल में तो, और ये कितना है 14423.077 डिवाइड बाई एरिया। और प्राइमरी वाला शियर है तो शियर बस अलोंग में ड्रॉ कर दो ऐसा, तो परपेंडिकुलर प्लेन पे कॉम्प्लीमेंट्री, ये τ1 डबल डैश है, और ये कितना आया है 6250 डिवाइड बाई एरिया। और चूंकि नॉर्मल और शियर दोनों आ रहा है तो थ्योरी ऑफ फेल्योर यूज करना पड़ेगा क्या, तो क्वेश्चन में क्या दिया है ट्रेस्का थ्योरी ऑफ फेल्योर, मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेल्योर बोला है, तो उसके लिए मेरे को ओवरऑल टाउ मैक्स निकालना पड़ेगा। और ओवरऑल टाउ मैक्स 2D स्ट्रेस कंडीशन है, तो पहले क्या बोलोगे, इसको सिग्मा XX, ये टाउ XY और सिग्मा YY 0 है क्या, हाँ सर। अब या तो प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालो सिग्मा 1 सिग्मा 2, और थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 0 होगा, और ओवरऑल टाउ मैक्स कैसे निकालोगे, सिग्मा 1 माइनस 2/2 सिग्मा 2 माइनस 3/2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2, तीनों के मैग्नीट्यूड में सबसे जो ज्यादा है। बट ये कई बार बोल चुका हूं 2D स्ट्रेस कंडीशन में अगर सिग्मा एक्सेस और सिग्मा YY में कोई एक 0 है तो हमेशा रेडियस ऑफ मोहर सर्कल ही ओवरऑल टाउ मैक्स होगा, अगर सिग्मा एक्सेस और सिग्मा YY में कोई एक 0 है, और अभी एक 0 है क्या, हाँ सर। और रेडियस ऑफ मोहर सर्कल निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्सएक्स माइनस सिग्मा YY डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ XY का होल स्क्वायर। ये रहा सिग्मा एक्सेस, सिग्मा YY 0, टाउ XY पुट कर दो, यहाँ निकल जाएगा क्या रेडियस ऑफ मोहर सर्कल कितना आएगा, सिग्मा एक्सेस कितना है 1/a का स्क्वायर, तो कॉमन निकल के रूट के बाहर 1/a आ जाएगा, बाकी क्या बचेगा 14423.077 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 6250 स्क्वायर देन स्क्वायर रूट, इट इज कमिंग 9543 डिवाइड बाई ए न्यूटन पर mm स्क्वायर। और क्वेश्चन में टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया है और ट्रेस्का थ्योरी ऑफ फेल्योर यूज करना है, तो उसका स्टेटमेंट क्या है, एक्चुअल कंडीशन में क्रिटिकल पॉइंट का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टेंसाइल टेस्ट के फेल्योर के समय के मैक्सिमम शियर स्ट्रेस से कम होना चाहिए, और टेंसाइल टेस्ट के फेल्योर के समय का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 0.5 सिग्मा एफ होता है क्या, सिग्मा एफ ही SYT है, बट डिजाइन करे तो सिग्मा एफ या SYT को रिप्लेस कर दोगे SYT अपॉन FOS से, ठीक है, तो लिमिटिंग आ जाएगा। तो ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना आया 9543 डिवाइड बाई एरिया, इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0.5 टेंसाइल स्ट्रेंथ, और FOS क्वेश्चन में दिया होगा कितना दिया है, टेंसाइल स्ट्रेंथ 400 मेगापास्कल और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दिया है 2.5, तो कितना आएगा ये 400 मेगापास्कल और 2.5, तो यहां से लिमिटिंग एरिया आ जाएगा, एरिया आ गया तो कोर डायमीटर भी आ जाएगा इंटू 2.5 डिवाइड बाई 200, या रहा है 119.287 mm स्क्वायर। तो एक्चुअल एरिया या तो इतना या इससे क्या होना चाहिए ज़्यादा, और ये बोल्ट है तो इस कोर का एरिया है, तो कोर का डायमीटर को DC बोलूँ तो ये π/4 DC स्क्वायर के बराबर होगा क्या, तो यहाँ से कोर डायमीटर आ जाएगा कितना आएगा इंटू 4 डिवाइड बाई पाई देन स्क्वायर रूट, हाउ मच इट इज कमिंग 12.324 mm। हाँ एक्चुअल कोर डायमीटर या तो इतना या इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो गई 12.324 mm, तो लिमिटिंग डायमीटर कितना हो गया 12.324 mm, ठीक है, क्लियर, किसी भी दिक्कत। तो ये हम लोग का मशीन डिजाइन का डिस्कशन थ्रू प्रॉब्लम 344 सीरीज का कौन सा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने वेल्डेड बोल्टेड एंड रिवेटेड जॉइंट के क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर 3 में हम लोग बाकी रिमेनिंग टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ओके, इसका जो PDF है वो मैं अपलोड करवा दूंगा कमेंट पे, ठीक है।